अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ाई की थी, तो उसमें हमारा ज्यादा फोकस अभी तक रहा है कि पीजीडब्ल्यूएम की प्रोसेसेस को समझें, और पीजीडब्ल्यूएम की प्रोसेसेस के क्या कंपोनेंट्स हैं और उसकी क्या अप्रोच हो सकती है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। और अब हम वहां से मूव हो रहे हैं, क्योंकि जब हम पीजीडब्ल्यूएम को डिस्कस कर रहे थे तो कई बार एक वर्ड का उल्लेख हुआ था, वो है वाटर सिक्योरिटी प्लान। तो ये वाटर सिक्योरिटी प्लान को लेके अब हम टॉपिक में एंटर हो रहे हैं। तो हम बहुत डिटेल में वाटर सिक्योरिटी प्लान को समझेंगे। तो मैं सेजिना को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका प्रेजेंटेशन लेक्चर रन करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शैलेश भाई ने जैसे इंट्रोड्यूस किया कि हमने जो पीजीडब्ल्यूएम का जो लास्ट वीक्स में जो ओवरव्यू बिफोर दिवाली काफी कुछ पीजीडब्ल्यूएम प्रोसेस, उसका अप्रोच, इवोल्यूशन के बारे में समझा, और उसके कंपोनेंट्स का भी हमने डिस्कशन किया था। अगर वो कंपोनेंट को थोड़ा वापस हम रिवाइज करें तो मेजर 4 सेक्टर्स उसमें हमने डिफाइन किए हैं। एक है डेटा डेटा कलेक्शन, उसका डेटा कलेक्शन को डिजाइन करना, फॉर्मेट, सर्वे, वो सब कुछ है। दूसरा था सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम उसको थोड़ा उसके अप्रोच और उसमें क्या कंसिडरेशंस है, किस टाइप के इंटरवेंशंस आते हैं, उसके बारे में समझा। कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन। तो अगर पीजीडब्ल्यू में ये 4 कंपोनेंट को अगर हम देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स है, जिसको हमें साइंस और डेटा के साथ हमको लिंक करना है। और डेटा और सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, ये 2 टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि जिसमें कम्युनिटी को एंगेज करना है, डेटा कलेक्ट करके बेस्ड ऑन दैट सप्लाई एंड डिमांड साइड एक्टिविटीज डिजाइन करनी है, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट है। अभी हमने काफी बार डब्ल्यूएसपी की बात की है पिछले काफी सेशन में। वाटर सिक्योरिटी प्लान, अबड़ासा का पूरा आपके साथ जो केस स्टडी शेयर किया था। इवन पीजीडब्ल्यूएम इवोल्यूशन में जो एक विलेज से लेके हमने शुरुआत की थी, तो वहां पे हम बोलते थे वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान। तो वहां पे भी काफी कुछ बात हुई है, लेकिन एक कॉन्क्रीट वे में डब्ल्यूएसपी क्या है और हमारी पीजीडब्ल्यूएम प्रोसेस में वो कहाँ लिंक्ड है, उसकी बात नहीं की। तो आज हम उसको पीजीडब्ल्यूएम के साथ लिंक करेंगे। अभी आप देखिए कि कोई भी प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं तो डेटा जो है वो ऑलवेज उसका एक फाउंडेशन रहता है, मतलब एक बहुत कॉन्क्रीट पार्ट रहता है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आप वो डेटा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं कि किस टाइप के डेटा हमको कलेक्ट करने हैं। अभी यहाँ पे ये डेटा तो पीडब्ल्यू रिलेटेड हम डेटा लेंगे, उसकी थोड़ी बात आई थिंक एक सेशन में हो गई है, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड उसका भी रखा है। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। तो अगर हम उसको थोड़ा लिंक करें कि डेटा के साथ सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट इंटरवेंशन है, तो कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो उसका लिंकेज है। कि डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डेटा आप कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट करो, मतलब वो आप एक्सेल के फॉर्म में रखो या उसको आप मैप पे फॉर्मेट में रखो, कुछ कंटूर्स आप ड्रॉ करो, चार्ट्स बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन बेस्ड ऑन दैट आप सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सप्लाई मैनेजमेंट कहाँ करना है, कितना करना है, डिमांड साइड इंटरवेंशन ऐसे ही वे में नहीं करना है कि चलो कहीं पे भी करो वाटर हार्वेस्टिंग तो अच्छा ही है ना, मतलब कहीं पे भी तालाब बना दो, चेक डैम बना दो, या फिर रिचार्ज की एक्टिविटीज करनी है तो वो अच्छा है ना, ग्राउंड वाटर हमारा एक्वीफर रिप्लेनिश हो रहा है, तो ठीक है, वो फैक्ट है। लेकिन कहाँ पे करना है, कितना करना है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये जो चीजें है वो शायद लास्ट टाइम के सेशन में आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा, अगर आपने इसको थोड़ा लिंक करने की कोशिश की होगी तो, कि भी डेटा आपके पास है, हाँ, आपके शायद दिमाग में ये चीज है कि हमें डिमांड साइड पे काम करना है, सप्लाई साइड पे काम करना है, लेकिन कहाँ करना है उसका कोई एक सिस्टमेटिक वे में एक प्लान होना चाहिए। तो ये वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है ये इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो डेटा और आपके जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स है, सप्लाई एंड डिमांड, उसको लिंक करता है। तो
यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि पीजीडब्ल्यूएम में डब्ल्यूएसपी जो है एक बेसिक टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, कि जो हमें बेस्ड ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा हम उसको तैयार करते हैं। और वो जो है वो वाटर सिक्योरिटी प्लान आपका जो आगे का डिमांड मैनेजमेंट और सप्लाई मैनेजमेंट और इवन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के साथ आप उसको लिंक करो, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ लिंक करो, तो वो आपका एक बेस बनेगा। वो आपका, हम जो बेसलाइन बोलते हैं ना, कि आप कोई भी एरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो हम कुछ बेसलाइन उसका लेते हैं कि ताकि हमको उसके बाद की इम्पैक्ट को अगर एसेस करना है तो वो बेसलाइन से हम शुरू करें कि भाई हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है, मैं आगे उसके कंपोनेंट बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वाटर सिक्योरिटी प्लान है वो एक बेस की तरह काम करेगा। कि कोई एक पंचायत के साथ या कोई एक विलेज के या क्लस्टर के साथ आप लिंक करो तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया था और यहाँ से डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट का पूरा प्लान और फ्रेमवर्क हमने शुरू किया था। तो वहां से फिर कम्युनिटी जो है, इंस्टीट्यूशन है, उसको मैप करती है कि कहाँ पे कितना काम हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल का अपग्रेडेशन क्या है। तो वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो डेटा ड्रिवन है और वो पूरे पीजेडब्ल्यूएम का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है। तो ये हमने इसको एक कंपोनेंट की तरह नहीं रखा है, क्योंकि ये डेटा के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, उसको सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट के साथ भी उसको अटैच कर सकते हैं। अभी थोड़ा हम डेटा के बारे में देखें तो अ, जो आपका सेशन हुआ था उसमें डेफिनेटली ये डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेजर सेक्टर्स यहाँ पे रखे हैं कि ताकि आप लिंक कर सको कि हमने जब डेटा की बात की थी कि पीजीडब्ल्यू में हम किस टाइप के डेटा लेते हैं, तो डेफिनेटली ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, कम्युनिटी लीड अप्रोच है। कम्युनिटी को हम इसके साथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम उसको एंगेज करते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक सेटअप जो है, अभी ये सोशियो इकोनॉमिक वर्ड जो है वो बहुत मतलब वाइडर वर्ड है कि हम उसमें काफी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग द ऑन द हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, तो उसके रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में क्या है, डेफिनेटली पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, वो सब चीज तो रहेगी, लेकिन उसके साथ समझ लीजिए उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या है, फार्मर्स का नेचर, मतलब जो कल्टीवेशन लैंड जो है वो लैंड होल्डिंग क्या है, कैटल पॉपुलेशन क्या है, किस टाइप के कैटल्स है। तो ये जो सारा सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है वो हमें उसमें कलेक्ट करना होता है। सेकंड जो हम असेस करते हैं वो है नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, कि उसका पोटेंशियल और प्रॉब्लम क्या है। जब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पे लैंड भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वाटर की बात करते हैं और लैंड मैनेजमेंट वहां पे नहीं है। जहां पे भी आप वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे वहां पे साइलेंटली उसके साथ लैंड मैनेजमेंट अटैच ही होता है। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर एंड सॉइल, ये रिसोर्सेज का हमें असेसमेंट करना है और उसका क्या पोटेंशियल है, क्या प्रॉब्लम है, वो हमें डिफाइन करना है। कुछ हद तक हम वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न के बारे में भी देखेंगे कि हाउस होल्ड लेवल पे वाटर यूटिलाइजेशन क्या होता है, फार्मिंग लेवल पे क्या होता है, उसको हम असेस करेंगे। देन जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, ये हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया कि और जियो हाइड्रोलॉजी में आई थिंक आप सबको पता होगा। तो बताइए क्या क्या आएगा, चलिए थोड़ा इंटरेक्टिव बना इस सेशन को। जियो हाइड्रोलॉजी एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हमें पीजीडब्ल्यू में कोई एरिया का जियो हाइड्रोलॉजी स्टडी करना है तो आप क्या क्या स्टडी करेंगे? टोपोग्राफी, रॉक टाइप, ओके। फिर Aquifer type, प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। aquifer property types. कुणाल? यस। हाँ मतलब हम लोग वेल इन्वेंटरी करके लिथोग्राफ्स भी बना सकते हैं, कम्युनिटी के साथ समझ पाएंगे कि उनके वो क्या लैंग्वेज में उस रॉक्स को बोलते हैं, उस हिसाब से लिथोग्राफ और बिफोर आफ्टर प्री पोस्ट मानसून वो कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? उसके आगे वो वैलेंट्री करके उसके SWL सारे मैप्स। मैप्स बना रेनफॉल रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल रेनफॉल पैटर्न, उसका फ्लो, रन ऑफ कैलकुलेशन, रेनफॉल पैटर्न। ओके। ओके, सो गुड। तो
जियो हाइड्रोलॉजी जो है कि उसका हम स्टडी करेंगे कि बेसिक हम शुरुआत करें कि आपका सरफेस जियोलॉजी क्या है, कौन से रॉक टाइप है, एक्वीफर कहाँ पे है। तो उसके साथ आप एक्वीफर की प्रॉपर्टीज वैल्यू इन्वेंटरी करके कुछ मॉनिटरिंग करके वो एक्वीफर की प्रॉपर्टीज आप मैप करेंगे, ठीक है ना। तो लिथोलॉजी आप उसका मैप करेंगे, लिथोलॉग्स बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, वाटर लेवल और वाटर क्वालिटी के भी आप मैप्स कंट्रोल जनरेट कर सकते हैं। तो ये जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी आप करेंगे। उसके बाद है थीमेटिक मैपिंग। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा हमारा जो प्रोग्राम है, उसके रिलेटेड कुछ मैप्स भी हम जनरेट करेंगे। जैसे लैंड यूज है, ओके, लैंड फॉर्म्स है, जो जो आपको सिखाया है, मतलब आपको जो आपके आगे के जो सेशन थे, और खास करके जो हमारे पहले 3 महीने में जो पूरा आपको सिखाया है, वो सब जहाँ पे वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग के साथ, पीजीडब्ल्यू के साथ जो लिंक्ड है ना, वही एस्पेक्ट पे बारे में आपको डिटेल में बात की है। जैसे लैंडफॉर्म के बारे में बात की थी, जियोलॉजी है, इवन डिपोजिशनल एनवायरनमेंट है, एक्वीफर्स है। तो ये सारी चीजों के हम थीमेटिक मैप्स बनाएंगे। वाटरशेड की बात की थी, तो वो हम करेंगे। उसके बाद जो आता है वाटर बैलेंस एंड वाटर बजटिंग। अभी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एक्चुअली। वाटर सिक्योरिटी प्लान यहाँ पे लेने का रीजन ये है कि आपका सेकंड सेमेस्टर में ये पूरा एक वाटर सिक्योरिटी प्लान की डिटेल में प्रोसेस आपको समझने में आएगी। क्योंकि ये जितना मतलब इजी दिखता है ना वर्ड, वाटर सिक्योरिटी प्लान, गांव में गए, थोड़ा बहुत टेक्निकल डेटा ले लिया, कम्युनिटी के साथ बैठ गए, कम्युनिटी को पता ही होता है कि उनके एरिया में जाके, आप कोई भी अर्बन में जाओ या रूरल में जाओ, पता होता है। हम लोग अगर थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है इन द सेंस कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो एफर्ट्स की बात करें ना, जो टाइम लाइन की बात करें, लास्ट टाइम शिवाली ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे करें, मतलब उनको अपने एक प्रोजेक्ट एरिया के क्लस्टर में कुछ इंटरवेंशन डिजाइन करना है। तो उसको एक एक टाइम चाहिए, उसको एक एक एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है और उसको इंटरलिंक्ड करना है। ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो कोई सेपरेट पॉइंट्स नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ये जो सारी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे इसीलिए मैंने रखा है कि इसको इंटरलिंक करके हमको दूसरे एस्पेक्ट्स में जाना है। तो वाटर बैलेंस और वाटर बजटिंग जो है, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये मैथमेटिकल है, उस पे हमारा आगे के जो सेशंस है, इवन ये सेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो वाटर बैलेंस और वाटर बजटिंग पे ही बात होगी। तो यहाँ पे हमने वाटर सिक्योरिटी प्लान का ओवरव्यू इसलिए रखा कि ये जैसे पीसीडब्ल्यू में वाटर सिक्योरिटी प्लान एक इम्पोर्टेंट टूल है, वैसे ही वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग करने के लिए वाटर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कि आपके जो भी आपका एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न है, उसमें आपका क्या टोटल आपके पास इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है, वो वाटर बैलेंस बताएगा। और उसके आधार पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और वो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो आपका स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने का बेस बनेगा। और जब आपके पास स्ट्रेटेजी आ गई तो फिर आप स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक आप डिजाइन कर सकेंगे, इंटरवेंशन डिजाइन कर सकेंगे, और उसकी डिजाइन और एस्टिमेट बना के सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो ये जो डेटा की हमने बात की थी, ये डेटा जो है उसके आधार पे एक वाटर सिक्योरिटी प्लान, आप चाहे उसको एक डॉक्यूमेंट की तरह बनाओ या एक जस्ट एक विलेज के या कोई आपका जो एरिया है उसका एक मैप के थ्रू बनाओ या एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाओ, लेकिन डेटा जो है उसका आउटपुट जो है वो एक प्लानिंग होना चाहिए। और वो प्लानिंग जो है वो आपका जो डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसका बेस बनेगा। और जब हम कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात करते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पूरी आपकी डेटा कलेक्शन से ही शुरू हो जाएगा। उनका एंगेजमेंट है, उनको एक एक एस्पेक्ट्स पे समझाना कि वाटर बैलेंस, वाटर बजटिंग क्या है, तो उनके लेवल पे उनको ये चीजों को समझाना, तब जाके वो कम्युनिटी लीड जो मैनेजमेंट है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वहां पे आ सकेगा। तो ये डेटा की हमने लास्ट टाइम बात की थी। मैंने थोड़ा उसको एक कॉन्क्रीट वे में बुलेट्स में मैंने ये डाल दिया था। सो लाइक दिस वे डेटा जो है वो वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो डेटा एंड सप्लाई ऑन डिमांड मैनेजमेंट को लिंक करता है। अभी सिंपल वे में अगर वाटर सिक्योरिटी प्लान हम किसको बोलते हैं, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान है कि जो कोई भी एरिया, जिस एरिया के लिए आप ये प्लान बना रहे हो, उसको सेफ, रिलायबल एंड सस्टेनेबल वाटर अवेलेबल हो।
लाइक ड्रिंकिंग वाटर है, डोमेस्टिक वाटर है, केटल के लिए पानी है, फार्मिंग के लिए फॉडर है, या और कोई नेचुरल रिसोर्स बेस्ड कोई ऑक्यूपेशन है, लाइवलीहुड है, वहाँ पे यहाँ पे हम इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं। डेफिनेटली जब आप वाटर बजटिंग करेंगे तो इंडस्ट्री को भी लेंगे, लेकिन एज अ कम्युनिटी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई करे। लेकिन अगर समझ लीजिए कोई नेचुरल रिसोर्स बेस्ड कोई ऑक्यूपेशन है वहां पे लोकल, तो वहां पे जो भी टाइप की वाटर नीड है वो वाटर नीड को सेटिस्फाई करना इन अ सस्टेनेबल वे, तो उसका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान बनता है उसको हम वाटर सिक्योरिटी प्लान बोलते हैं। तो ये जनरल टर्म है, जनरल डेफिनेशन है, ये वेरी करता है एरिया टू एरिया, ऑब्जेक्टिव वेरी नहीं करता है, लेकिन आपकी क्या नीड्स है, उसके सामने आपके पास क्या रिसोर्सेस है, आप कैसे उसको स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे, ये जैसे पीजीडब्ल्यूएम कैसे हमने बोला कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे ये अप्रोच जो है ये भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एरिया में जब वाटर रिलेटेड काम करते हो तो आपके पास वाटर सिक्योरिटी प्लान होना चाहिए। आप इसको डीपीआर बोलो या वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बोलो, एक्शन प्लान बोलो, जो भी है, लेकिन उस एरिया का पूरा एक सोशियो टेक्निकल स्टडी के आधार पे एनालिसिस करने के बाद आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि उस गांव को वाटर रिलेटेड सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको क्या इंटरवेंशन करने हैं। अभी काफी कुछ एरिया में काफी स्टेट्स में एरियाज में काम हुए हैं वाटर रिलेटेड, ठीक है ना, और काफी अप्रोचेस अडॉप्ट किए गए हैं। अगर आप गुजरात की बात करो या अदर स्टेट्स की बात करो, तो एक जो अप्रोच रहा है, अगर थोड़ा हम उसको पीजीडब्ल्यूएम में वाटर सिक्योरिटी प्लान में हम क्या कुछ एडिशन करते हैं, क्या वैल्यू एडिशन किया है, वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा है कि एक अप्रोच आया था कि ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी। जस्ट हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, वो पानी कहाँ से आता है, जिस रिसोर्स से वो पानी हम लेके आते हैं उसकी क्या हेल्थ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो यहाँ पे नहीं सोचते। लेकिन वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी हर एक टाउन में या सिटी या विलेज में होना चाहिए। तो ये एक वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का अप्रोच आया और काफी कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इस पे बने। इवन जो पीजीडब्ल्यूएम इवोल्यूशन का मैंने जो पूरा जर्नी शेयर की थी उसमें हमारा जो पीजीडब्ल्यूएम की शुरुआत है वो वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी से हुई थी। जो पानी थी या पांचों प्रोग्राम की बात थी कि वास्मो के साथ मिलके हर एक विलेज लेवल का हमने ड्रिंकिंग वाटर का प्लान बनाया था। तो वो ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी है, वो अप्रोच था। दूसरा अप्रोच जो है वाटरशेड मैनेजमेंट, जो आप सबको पता है, कहीं ना कहीं आपने उसमें काम किया होगा या आप उसको कहीं ना कहीं आपने उसको विजिट भी किया होगा कि काफी हर एक डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ये वाटरशेड डिपार्टमेंट भी रहता है। और उनका जो वाटरशेड का मैपिंग जो सालों पहले कुछ जो प्रोग्राम बना है उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, हर एक वाटरशेड को लेते हैं। जैसे खास करके महाराष्ट्र में जो रालेगांव का जो अन्ना हजारे जी का जो पूरा एक मूवमेंट रहा है, वो एक बेस बना है वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच के लिए। तीसरा आता है रिवर बेसिन अप्रोच। अभी रिवर बेसिन अप्रोच अभी आप देखते होंगे कि काफी कुछ एरियाज में एक रिवर को पकड़ के उसका पूरा डीपीआर बना के उसमें रिवर को कैसे मैनेज करना है, खास करके उसके बेस फ्लो को मेंटेन करने के लिए कि रिवर बहती रहे और उसमें पोल्यूशन है या उसकी जो रिवर की जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने का एक पूरा एक अप्रोच अभी काफी कुछ इतिहास में, जैसे गंगा का रिजुवेनेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना है और उस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे काफी, और आप देखो कच्छ में अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलेंटरीली, तो उन्होंने ये रिवर बेसिन अप्रोच से 3-4 नदियों को डिक्लेयर कर दिया कि इस पे हम काम करेंगे। और उसका एरिया क्या कि जो मेन जो रिवर स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम जो है उसके आसपास का थोड़ा एरिया लेके उस एरिया को, अभी यहाँ पे आप समझिए कि हम सिर्फ रिवर को, डेफिनेटली गंगा का जो या मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें काफी उसके वाटरशेड को पूरा मैप करके वाटरशेड के एरिया पे भी काम होता होगा। लेकिन अगर उसको आप नैरो डाउन करो तो जहाँ पे टेक्निकल इतना नो हाउ नहीं है या उसको लिंक नहीं कर सकते हैं, हमने आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी सप्लाई मैनेजमेंट की, और पीजीडब्ल्यू में भी हमने बात की है कि हम एटमॉस्फेरिक पैरामीटर मतलब रेनफॉल है, सॉइल वाटर है, सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर, तीनों को चारों को लिंक करके उसकी जो एक इंटरचेंज की जो सिस्टम है उसको हम सस्टेनेबल बनाने की बात, उसको हेल्दी रखने की बात करते हैं।
लेकिन यहाँ पे आप रिवर बेसिन अप्रोच में देखो, अगर आप सिर्फ नैरो डाउन करके लोग इसको फॉलो करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मेन स्ट्रीम को पकड़ते हैं। अभी वो आपको वाटर सस्टेनेबल नहीं देगा, वो एक चैनल है कि जहाँ से पूरी सिस्टम का पानी जो है वो बह के निकलता है। तो वहां का जियोलॉजी क्या, ग्राउंड वाटर रिजीम क्या है, उसका प्रोफाइलिंग क्या है, सरफेस वाटर मतलब उसके अपस्ट्रीम में वाटर सेट एरियाज में कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं, वो आपके रिवर बेस फ्लो को कहाँ अफेक्ट करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आती है, वो सिर्फ एक मेन स्ट्रीम को पकड़ के चलते हैं। तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो खास करके लार्ज स्केल सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस्ड होते हैं, जैसे नर्मदा का है, भाखड़ा नांगल है, इतने बड़े बड़े उकाई डैम है, धरोई डैम है, कि जिसके साथ ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी को लिंक करते हैं, कैनाल से इरिगेशन वाटर को लिंक करते हैं, पावर हाइड्रो पावर जनरेशन को लिंक करते हैं। तो इस टाइप का भी एक अप्रोच नेशनल लेवल पे है, लेकिन ये बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की बात करते हैं इसमें। उसके बाद है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की, जो माइनर और मेजर इरिगेशन डैम्स है उस पे पीआईएम बहुत फेमस वर्ड है कि पीआईएम करते हैं। अभी यहाँ पे जो एक लिमिटेशन है कि पीआईएम जो बात करते हैं वो नॉर्मली उनका कमांड एरिया, और कमांड एरिया में कैसे वाटर यूटिलाइजेशन होता है उस पे काम होता है। तो कमांड एरिया जो है वो जो भी वाटर इरिगेशन वाटर का जो सोर्स है उसकी बेस पे डिफाइन किया गया है। अभी वहां पे ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल है, तो ऑल ओवर टोटल क्या वाटर अवेलेबिलिटी है उसको उसके हिसाब से ये पीआईएम नहीं होता है। पीआईएम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर से पीआईएम को लिंक करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर में कितना पानी भरता है और क्या कमांड एरिया है, कितना पानी मिलेगा, और उसको कैसे उसकी मंडली या उसको इंस्टीट्यूशन बना के उसको मैनेज करने की बात आती है। अभी यहाँ पे जो हम बात करते हैं पीजीडब्ल्यूएम की, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच है यहाँ पे, कि जहाँ पे हम सॉइल वाटर है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इन सबको कनेक्ट करते हुए कम्युनिटी के साथ लिंक करते हुए, और ये पूरा जो हमारा अप्रोच की बात करते हैं वो वाटर बैलेंस लीड है। जैसे पीजीडब्ल्यूएम में वाटर सिक्योरिटी प्लान हम कम्युनिटी लीड बोलते हैं, तो वाटर सिक्योरिटी प्लान का जो बेसिक जो अगर हम डिसीजन ले सके तो वो है वाटर बैलेंस। तो इसको ध्यान में रखते हम पीजीडब्ल्यूएम में वाटर सिक्योरिटी प्लान के अप्रोच की बात करते हैं। और उसके बाद हम ग्राउंड वाटर प्लानिंग अप्रोच की बात करें तो ये खास करके जो अटल भूजल योजना है, तो अटल भूजल योजना में ग्राउंड वाटर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की बात की गई है। तो ये एग्जिस्टिंग अप्रोचेस है, मैं इसके बारे में सबके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं पीजीडब्ल्यूएम में जो हम वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग है उसका अप्रोच, और खास करके जो अगर इसको वाइडर स्केल पे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात की है कि हम कुछ एसीटी या हम सब मिलके, आप भी जो आपके एरियाज में काम कर रहे हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, हम लिमिटेड एरियाज में काम कर पाएंगे, लेकिन जब एट स्केल काम करना होगा तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि हमने जितना प्रिसाइज होके ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है वही एट स्केल ये प्रोग्राम हो सके। तो उसमें से कुछ लेवल का कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यहाँ पे अटल भूजल का जो अप्रोच है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है, ताकि हम ये समझ सके कि जो आप एक लोकल एरियाज में या एक साउंड होके काम करते हैं वो, और जब आपको एट स्केल काफी सारे डिपार्टमेंट को लोगों को जोड़ के काम करना है तो उसका अप्रोच कैसे होता है। हमारा जो पीजीडब्ल्यूएम लीड डब्ल्यूएसपी जो अप्रोच है उसके अगर कंपोनेंट्स या उसकी जो मेन प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अप्रोच है। अगर आप कोई ब्लॉक के लिए भी ये इस अप्रोच से जाओ, कोई एक सिंगल विलेज पकड़ के, कोई एक सिटी पकड़ के भी आप चलो, या फिर जैसे अर्बन का पूरा एनआईयूएस के साथ ये ग्राउंड वाटर प्लानिंग का ये सारे जो अप्रोचेस या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी कहीं हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें। हम भले ना 15-20 गांव का एक क्लस्टर बना के उसमें काम करें, वो क्लस्टर डेफिनेटली एक यूनिट है हमारे लिए, लेकिन उसमें भी हम ये सोच देखते हैं कि हर एक विलेज या अगर सिटी है या सिटी का वार्ड है तो वो कैसे अपने ही जो उनका इनपुट उनके पास है, उनके पास जो वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, बेस्ड ऑन दैट वो सस्टेनेबल बने। तो यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज, मतलब आज का जो साइंस आज का नहीं है, साइंस ही है। सो ट्रेडिशनल और जो एडवांस साइंस है उसको लिंक करके हम कैसे उसका प्लान डिजाइन करें, इसकी बात है। खास करके यहाँ पे हम
इंटर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि सॉइल वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को डिफाइन करना है। उसके बीच में जो सर्कुलेशन जो है उसको हम इसमें कैसे जुड़े, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात है, सोशल एस्पेक्ट्स की, जो भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पे काम करते हैं या कोई एनजीओस है, कोई ट्रस्ट है, कोई सीएसआर है, तो इनको सबको लिंक करके हम इसके साथ कनेक्ट करके पूरा डब्ल्यूएसपी डिजाइन करते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ हाइलाइट्स है कि जिसमें हम हमारा जो डब्ल्यूएसपी का अप्रोच क्या है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने कुछ 7-8 कंपोनेंट लिस्ट किए हैं, इसको हम और डिटेल आउट्स में बाद में समझेंगे। लेकिन जैसे पहला है कि पहले तो आप कोई भी एरिया में जाते हो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज होना जरूरी है। लेकिन जैसे आप कोई सिटी एरिया में जाते हो तो आप उसमें कितने वार्ड्स हैं वो आप समझेंगे, क्या मतलब पूरा उसका वार्ड वाइज आप मैप बना के उसको समझेंगे, पॉपुलेशन लेंगे, कुछ बेसिक कम्युनिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या है। वैसे ही जब हम विलेज में जाते हैं तो कम्युनिटी बेस्ड जो मतलब जो लाइवलीहुड सिस्टम्स है वो क्या है, कैटल पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनकी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम क्या है, लोकल सिस्टम है, एक्सटर्नल वाटर सप्लाई है क्या है। तो ये पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक का प्रोफाइल हमको जनरेट करना होता है ताकि उस एरिया को हम समझ सके और वो जो रिसोर्सेस या जो है वो कम्युनिटी के साथ कैसे लिंक्ड है वो हम समझ सके। फिर रिसोर्स मैपिंग एंड असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कई बार क्या होता है कि हमें हमारे पास कुछ फंड है या हमें काम करना है तो हम सीधा बता देते हैं कि हाँ अगर एक्सपीरियंस्ड है और एक सिंगल इंटरवेंशन करना है तो एक इंटरवेंशन के लिए पूरी प्रोसेस नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई एरिया के लिए आप सस्टेनेबिलिटी या 3 साल 5 साल के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज क्या है, मतलब लैंड एंड वाटर रिसोर्स, और उसका असेसमेंट होना चाहिए कि उसका पोटेंशियल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होती है कि कोई स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमेटिक वे से डिजाइन किया गया है लेकिन अगर उसमें कुछ इश्यू है उसको ही रिपेयर या रिनोवेट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स का मैपिंग और उसका असेसमेंट, ये एक हमारे पास बेसिक डेटा होना चाहिए। जियो हाइड्रोलॉजी स्टडी की हमने बात की, थीमेटिक मैपिंग जो है उसकी भी बात की, वाटर बैलेंस एंड वाटर बजट है। अभी ये जो ऊपर के जो 5 एस्पेक्ट्स है उसको डिफाइन करते हुए मतलब एनालिसिस करते हुए हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहां पे प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होता है कि सरफेस वाटर कम पड़ता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर टेबल डिप्लीशन है, वाटर क्वालिटी है, कहीं पे जो यूटिलाइजेशन पैटर्न है उसमें कहीं दिक्कत है। कहीं पे ऐसा है कि बड़े फार्मर्स के पास वाटर अवेलेबल है लेकिन छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास ग्राउंड वाटर है लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पे हम ग्रुप वेल बना सकते हैं। तो ये जो चीजें है कि उसको में हमको एग्जैक्टली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए और जब हम इसको कम्युनिटी के साथ लिंक करते हैं, वाटर बजट और वाटर बैलेंस एक प्योरली मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कि जब हम उसमें नंबर्स के साथ खेलते हैं कि क्या प्लस है क्या माइनस है, लेकिन जो प्लस है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो माइनस है वो कहाँ पे माइनस है, वो हमें लोकलाइज्ड पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे कि उस एरिया का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और वो स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि ओवरऑल आपका किस थीम पे आप काम करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन, एक्वीफर ऑगमेंटेशन है, तो मतलब हम रिचार्ज की बात करते हैं। अभी रिचार्ज के लिए आप कौन से इंटरवेंशन को डिजाइन करते हैं साइट स्पेसिफिक, वो डिपेंड करता है कि कोई भी एक चेक डैम आप बनाओ या सरफेस वाटर स्ट्रक्चर बनाओ वो भी या सरफेसियल रिचार्ज कर सकता है। कहीं पे आपको लगे कि यहाँ पे बहुत डीप ग्राउंड वाटर है, जो कन्फाइंड एक्वीफर है जिसको हमें पंचर करके वो अनकन्फाइनिंग लेयर को पंचर करके हमें ले जाना है, तो आप रिचार्ज ट्यूबवेल बना सकते हैं। इस एग्जिस्टिंग डिफंक्ट वेल्स एंड बोरवेल्स पड़े उसको रिचार्ज कर सकते हैं, फिल्टर वेल। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काफी सारे इंटरवेंशन है, तो उसमें से फिर तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना ये आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन कहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन डिजाइन करना वो फिर आपका प्लान बनेगा।
तो यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो पूरी होती है, और वो प्लान जो है वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जो है उसको सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट के इंटरवेंशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक करेगी, और वो जो है वहां से आपका हर एक स्ट्रक्चर के साथ यूजर्स को लिंक करना, बेनिफिशरीज को लिंक करना, उसका ग्रुप बनाना, उसका मॉनिटरिंग करना, उसका कंटिन्यूअस जो पंचायत है या इंस्टीट्यूशन है उसको उसका अपग्रेडेशन का प्लान बनाना, तो फिर वहां से पूरी जो आगे की जर्नी जो है वो शुरू होती है। यहाँ पे जैसे बात की कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, उसमें बेसिक एम्यूनिटीज, पॉपुलेशन, लाइवलीहुड सिस्टम क्या है, एग्जिस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी डब्ल्यूएसपी का एक कोर पार्ट है। बाकी के जो वाटर डिमांड्स है, वाटर नीड्स है, उसको आप मैनेज करने की या कितना अवेलेबल है उसके साथ आप आपका यूटिलाइजेशन डिजाइन करो या इरिगेशन एरिया डिजाइन करो, क्रॉप डिजाइन करो, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है। वो कंपलसरी है कि जो भी वाटर रिक्वायरमेंट्स है, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी होनी चाहिए। तो उसको अच्छे से मैप करना जरूरी है। वाटर यूटिलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहां पे क्या है, मतलब पंचायत है, जूथ पंचायत है, अगर वार्ड सिस्टम है तो उसके काउंसिलर, तो वो जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो काफी कुछ इंस्टीट्यूशंस वहां पे वर्क करती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, जो भी है। तो नेचुरल रिसोर्स बेस, मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स इसलिए रखा कि मैंने बोला ना कि वाटर जो है, हम बोलते वाटर सिक्योरिटी प्लान है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको लैंड को, क्योंकि जो भी पानी आएगा उसको हम सरफेस पे ही हार्वेस्ट करेंगे, है ना, रिचार्ज के लिए हो या कुछ भी हो। तो जमीन जो है, लैंड जो है, वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। इवन आप फार्मिंग की बात करते हैं कि हमें काफी कुछ वाटर कंजर्वेशन जो है वो हमें इरिगेशन में करना होगा या फार्मिंग प्रैक्टिसेस में करनी होगी। तो वहां पे भी हम जो समझ लीजिए कोई फार्मर्स का कोई मंच है या उसके रिलेटेड केवीके है और कोई इंस्टीट्यूशंस है कि जो नेचुरल रिसोर्स के साथ जो जुड़ी हुई है, तो उसका भी मैपिंग होना जरूरी है। और सोशल लीडर्स की काफी बार क्या होता है कि कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं या कोई लीड लेनी है इस एस्पेक्ट्स में, इवन कोई बिहेवियरल चेंज लाने के लिए या कुछ भी, तो वहां पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ठीक है कि सरपंच है या काउंसिलर है या जो भी है, लेकिन हमारे पास सोशल लीडर्स का एक मैपिंग होना जरूरी है कि जो एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। यस कुणाल। हाँ जैसे मैं पिछले स्लाइड में जो बेसिक एमिनिटीज है, तो ये बेसिक एमिनिटीज मतलब हम लोग गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, या मतलब बेसिक एमिनिटीज मतलब कौन सी बेसिक एमिनिटीज देखते हैं। और दूसरा था कि वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न, मतलब जो रिसोर्सेस हैं, तालाब है शायद, या फिर ये तो उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न, या कैसा, मतलब ये दो चीजें से जरा समझी नहीं। बेसिक एमिनिटीज मतलब कि गांव का थोड़ा हमें सोशियो इकोनॉमिक सेटअप पता चले कि हम्म। इवन ओवरऑल जैसे पीएचसी सेंटर है, स्कूल्स कैसी है, कोई वहां पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से चलती कोई हॉस्पिटल या कुछ स्कूल्स या ऐसी कुछ बेसिक एमिनिटी, वो एक्चुअली वो गांव सोशियली कितना स्ट्रांग है या वीक है, वो ओके। हमें पता चलता है कि जहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रांग है या कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी अगर लिंक्ड है उसके साथ, तो वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज अच्छी होगी, तो वहाँ पे आपको देखेंगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी स्ट्रांग होगी, वहाँ पे काफी कुछ इंस्टीट्यूशन वहाँ पे काम करते होंगे, वहाँ पे हम्म। पॉलिटिक्स भी ज्यादा होगा। तो एक आपको फीलिंग आ जाता है कि इस गांव में कोई गांव ऐसा एकदम से दूर का होगा, तो वहां पे रास्ते का भी अगर ठिकाना नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अच्छा, या तो फिर स्कूल भी बहुत छोटी या कम मतलब फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, तो फिर वहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमें काम करने के लिए कितनी सोशल एस्पेक्ट्स में इतना नहीं होगा, लेकिन उस गांव को मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए या फिर उसके जो हम्म। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उसको लिंक करने में कितनी दिक्कत होगी। तो ओके। ये थोड़ा हमें पता चले कि क्योंकि हमारा काम सिर्फ वाटर सिक्योरिटी प्लान बना के छोड़ देना नहीं है, हम पूरी हम्म। जर्नी की बात करते हैं, है ना, कि
वाटर सिक्योरिटी प्लांट बन गया, उस पे काम करना है। अब समझ लीजिए एसीटी ने प्लांट बनाया है, तो एसीटी तो पूरा उस प्लांट पे काम नहीं करेगी, तो उसको कहीं ना कहीं हमें लिंक करना होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन, एनजीओ काम करती है, या सीएसआर है। तो वहां पे ले जाने के लिए उस गांव में क्या सोशली लोग कितने स्ट्रांग है, या कौन से लीडर्स है, कि उनकी पहुंच कहाँ तक है, कुछ बेसिक फैसिलिटीज क्या है जिसको हम यूज करेंगे उसमें। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक बेसिक प्रोफाइलिंग, बायोडेटा है बेसिकली गांव का या कोई भी एरिया का, वो होना जरूरी है। ओके। और जो हम वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न की बात करते हैं, कि गांव में हमने पहले लिखा है कि जो रिसोर्स असेसमेंट हम करेंगे, तो वो रिसोर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक वाटर की बात करें, तो क्या हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, या स्टैंड पोस्ट है, कैटल के लिए क्या उन गांव में कैटल ट्रफ है, या फिर वो सीधा मतलब जो रूरल एरियाज में, मतलब पॉन्ड पे या तालाब जो है वहां पे सीधा पानी पीने जाते हैं, कैनाल नेटवर्क है कि नहीं है, इरिगेशन अगर फार्मिंग में जाते हैं तो क्या ड्रिप इरिगेशन है, या सीधा ऐसे ही फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो प्लानिंग के साथ लिंक्ड है। तो अगर हमको उसका पहले से पता होगा, जैसे मैं अटल भूजल ओके। योजना की बात करूं, कोई गांव ऐसे है जिसमें ग्राउंड वाटर है ही नहीं, मतलब एक्वीफर ही नहीं है, उसको लिंक कर दिया है। अगर उसका रिसोर्स असेसमेंट किया होता पहले से, तो अभी वहां पे बोलते हैं कि आप मॉनिटरिंग करो। अरे भाई, वहां पे कोई बोरवेल या ओपन वेल है ही नहीं, किसका मॉनिटर करे? तो क्यों नहीं है? तो भाई एक्वीफर नहीं है, बोले गांव क्यों लिया? तो हमने थोड़ी लिया है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ना, वो फिर एंड फोर्थ होता है, और फिर वहां से हमको वापस उसी जगह पे आना होता है। तो अगर पहले से हमको पता है कुछ बेसिक चीजें, उसका उसका बायोडेटा कोई भी एरिया आप ले लो, तो वो हो सकता है। जैसे पीजीडब्ल्यूएम का ही मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ। हमने झारखंड के निरसा ब्लॉक में काम किया था। टाटा का ही वहां पे माइथन पावर प्लांट है उसी के एरिया में। और वहां पे जिस हिसाब से हम कच्छ में पीजीडब्ल्यूएम करते हैं, अप्रोच वो ही, लेकिन टोटली डिफरेंट था। उनको इरिगेशन वाटर की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा बारिश होती है, और बड़े बड़े तालाब भर के रखते हैं, उसमें खास करके वो फिशिंग करते हैं। और मानसून के टाइम पे वो लोग राइस की खेती कर लेते हैं। और खेत भी इतने छोटे हैं। अभी कच्छ का खेत देखो आप, 10 हेक्टेयर का, 12 हेक्टेयर का, और वहां पे तो जैसे पता ही नहीं चलता है कि हम चले उसमें तो 5-6 खेत आ गए। तो वहां पे आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। अभी मैं यहीं से लेके जाऊंगी कि नहीं वहां पे ड्रिप इरिगेशन लेना है, अभी वहां पे इरिगेशन होता ही नहीं है, जो भी है वो मानसून क्रॉप ही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो अगर आपने पहले से मैप की है, तो आप उसका जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें रखी। रिसोर्स, ससीना बहन, जो वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न है, इज इट सेम लाइक वाटर बैलेंस कि नो कितना? नो नो, नहीं। नो। वाटर यूटिलाइजेशन इन द सेंस कि आपके पास एक बॉटल है पानी का, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वाटर बैलेंस मतलब वो बॉटल में पानी कहाँ से आया, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप आपकी एक्चुअल नीड क्या है, उसके हिसाब से पानी आपको सफिशियंट है कि नहीं है, मतलब डेफिसिट है या सरप्लस है। डेफिसिट है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सरप्लस है तो आप कैसे करेंगे, वो वाटर आपने जो बैलेंस। जो आपने वाटर बैलेंस का वो बनाया था, जब आप अबड़ासा ब्लॉक वगैरह में कर रहे थे, तो पर पर्सन कितना लीटर लिया था सजीना बहन? 55 लीटर्स लिया था कि कितना लिया था कैलकुलेशन के लिए? भी काफी नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। कुछ रूरल एरियाज के लिए 70 लीटर है, कुछ टाउन जैसा है तो 100-110 लेते हैं, सिटी है तो 140 है, मेट्रो सिटी है तो 250 लीटर्स की, ऐसा है। तो वो नॉर्म्स को लेके चलना है। और कैटल के लिए 30 लीटर, 30 या 40 लीटर पर डे पर कैपिटा, एसी एडल्ट कैटल यूनिट, वो आएगा। कैलकुलेशंस आएंगे आपको, तो उस हिसाब से हमें उसकी वाटर बजटिंग करना है। वाटर बजटिंग और वाटर बैलेंस, ये भी दो अलग चीजें, वो हम कल सीखेंगे। ओके, क्लियर? सो रिसोर्स असेसमेंट, यहाँ पे हम मेजर
जो है वो 4 रिसोर्सेज की बात करते हैं। एक लैंड रिसोर्स है जिसमें एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और अदर यूटिलाइजेशन जो भी है वो मैपिंग होना, वो असेसमेंट होना जरूरी है। सेकंड इज वाटर रिसोर्स, जिसमें हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, मतलब सरफेस वाटर कहाँ कहाँ पे है, मतलब किस स्ट्रक्चर, तालाब है, चेक डैम है, बड़ा डैम है, जो भी है वो हमें हमारे पास मैपिंग, उसका असेसमेंट होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज। जनरल ऐसे नहीं कि नंबर्स ऑफ 5 स्ट्रक्चर है, 6 स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर का क्या उसका यूज है, कैसे यूज करते हैं, कौन यूजर्स है, कितना टाइम पानी चलता है, ये सारी चीजें जो है उसके साथ है। सिमिलरली ग्राउंड वाटर में जो आपने वेल इन्वेंट्री की जो बात की, तो वेल इन्वेंट्री जो है वो आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्स का असेसमेंट है कि एग्जिस्टिंग कितने वेल्स और बोरवेल्स हैं और उसका यूज कहाँ पे होता है और उसका एवरेज वाटर टेबल क्या है, वाटर क्वालिटी क्या है, तो ये रिसोर्स असेसमेंट है। सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वाटर एग्रीकल्चर रिलेटेड वाटर डिमांड की बात करेंगे या फिर हम वाटर डिमांड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर में वाटर और सॉइल दोनों इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। तो जितना हम वाटर को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही सॉइल टाइप और सॉइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। और फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि कच्छ और गुजरात में शायद ये नहीं है, लेकिन अदर एरियाज में आप जाओ तो फॉरेस्ट एरिया को भी समझना जरूरी है, क्योंकि काफी कुछ जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पे थोड़ा वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच से या लैंड मैनेजमेंट करने से भी डाउनस्ट्रीम के एरिया में काफी कुछ हमको अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। तो फॉरेस्ट एरिया को भी मैप करना जरूरी है। कई बार ये होता है कि फॉरेस्ट के आधार पे कुछ लाइवलीहुड्स होते हैं गांव के, तो वहां पे शायद इरिगेशन रिलेटेड कोई डिमांड ना हो, लेकिन फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करना है उनकी लाइवलीहुड के लिए। अभी ये आया टेक्निकल डेटा फ्रेमवर्क, ये देखिए ये सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, ये एक सेगमेंट हुआ। दूसरा है रिसोर्स असेसमेंट, वहां पे क्या नेचुरल रिसोर्सेस है उसको समझना है। अभी यहाँ पे आता है कि टेक्निकली हमको उसमें से क्या डेटा कलेक्ट करने हैं उस गाँव में से, तो उसमें दो खास मेजर डिवीजन है, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन और क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। क्वालिटी इवेल्युएशन में हम ये करते हैं कि कुछ डेटा हमको कलेक्ट करने हैं, हम उसमें रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ सीधा ग्राउंड ट्रूथ डेटा भी हम कलेक्ट करेंगे, सीधा ग्राउंड में जाके फील्ड डेटा भी हमें कलेक्ट करना है। और मेजर जो थीम्स है, जो हम मैपिंग की भी बात करें, थीमेटिक मैपिंग की, उसमें स्लोप है, ड्रेनेज, वाटर, सरफेस वाटर है, उसमें हाइड्रोजियो मॉर्फोलॉजी है, इसमें जियो हाइड्रोलॉजी भी आ जाता है, लैंड यूज है और सॉइल्स है। अब इस सबको जब हम सिंथेसाइज करेंगे, मतलब इसको एक दूसरे के साथ जब हम लिंक करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस एरिया में से क्या निकल के आता है। उसका जो पूरा एनालिसिस करना है हमें जियो हाइड्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका जब हम ओवरलेइंग करेंगे या फिर उसको कंपेरेटिव आप एनालिसिस कर सकते हो, जीआईएस अगर आता है तो ओवरलेइंग भी कर सकते हैं। और उसका फिर हमें लोकल स्पेसिफिक हमें पूरा डिफाइन करना है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन सकती है। और जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाते हैं तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एक है इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट इन द सेंस कि खास यहाँ पे हम वेदर पैरामीटर्स की बात करते हैं कि रेनफॉल आया तो रेनफॉल के साथ जो सरफेस पे जो इतना पानी आया उसमें से कितना रन ऑफ होके निकल गया, कितना इवोपोट्रांसपिरेशन हुआ, रिचार्ज कितना हुआ। और जब हम वेल इन्वेंट्री के साथ उसको एक्वीफर्स, उसके वाटर लेवल्स और क्वालिटी को देखते हैं, तो ये सब डेटा के आधार पे हम वाटर बैलेंस डिफाइन करेंगे। और वाटर बैलेंस जो है वो आपका डेफिसिट है या सरप्लस है या एकदम से बैलेंस्ड वे में है, तो उसके आधार पे अपना डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो बनेगा और वो आपको रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी देगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो आपका एक टूल बनेगा कि आपके वहां पे क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, और वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से कहाँ पे क्या काम होना चाहिए, क्या इंटरवेंशन आप डिजाइन करेंगे, वो आपको क्वालिटेटिव इवेल्युएशन से पता चलेगा। तो ये दोनों को जोड़ के वाटर सिक्योरिटी प्लान बनता है, और जिसका फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन और उसका इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, ये सब कुछ जो है उसके नेक्स्ट एस्पेक्ट्स बनेंगे।
फिर जैसे हम पहले बात की कि जो वाटर रिसोर्स है, डायनेमिक रिसोर्स है वाटर जो है, तो उसको उसमें क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है वो भी समझना जरूरी है। जैसे सरफेस वाटर में फ्लक्चुएशन में खास तो क्या होगा कि सीजनलिटी एनालिसिस, ठीक है ना, उसको आपको ग्राउंड वाटर की तरह उसका वाटर टेबल या वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सीजनलिटी क्या है वो समझना जरूरी है कि अगर अब मानसून के बाद तालाब या स्ट्रक्चर या डैम भर जाता है तो कब तक पानी उसमें चलता है। अगर आप इरिगेशन डैम की बात करो तो उसकी भी सीजनलिटी आती है कि कितना वॉल्यूम में पानी अगर है तो उस वॉल्यूम से कितने एरिया को हम पानी सप्लाई कर पाएंगे, इरिगेशन सप्लाई कर पाएंगे, कितना पर फार्म कितना शेड्यूल मिलेगा, मतलब 3 इरिगेशन मिलेगा, 4 इरिगेशन मिलेगा। तो ये सीजनलिटी एनालिसिस करना जरूरी है। समझ लीजिए कोई स्ट्रक्चर में आपने अपग्रेडेशन किया तो वो अपग्रेडेशन से उसकी सीजनलिटी कितनी इंक्रीज हुई, मतलब कितनी एक्सटेंड हुई, तो वो एक सरफेस वाटर रिलेटेड है। ग्राउंड वाटर में हम देखें तो आपको पता है कि आपने बात भी की कि वाटर लेवल और वाटर क्वालिटी इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना जरूरी है। और जब हम कोस्टल एरियाज में जाते हैं तो खास करके हम रिड्यूस वाटर लेवल जो है उसको समझना जरूरी है। फिर आता है वाटर बजट एंड वाटर बैलेंस। सो वहां पे हमको डिमांड कैलकुलेट करनी है कि ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कैटल के लिए, फॉडर कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए। और उसके साथ अब जब हम रिसोर्सेज की बात करें तो उसका भी हमें ये सिर्फ लिखना नहीं है, इसको हर एक डिमांड को कैलकुलेट करना है। ओके, ये पूरे के पूरी मैथमेटिकल एक्सरसाइज है जो हम आगे के दिनों में करेंगे। तो मैं एक चीज ये भी कहूंगी कि पॉसिबल हो तो आप ये सेशंस में, नेक्स्ट सेशंस में कहीं पे भी मतलब मिस मत करिएगा ये सेशन, क्योंकि जब वाटर बैलेंस की बात आएगी ना तो कैलकुलेशन में अगर आपको उसका फंडामेंटल समझ में नहीं आया तो बाद में दिक्कत होगी। और इन पर्सन अगर ये बैच होता तो आप कभी भी कहीं भी पूछ सकते, अभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉल पे या कभी भी, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन आ जाती है, तो सेशन मिस ना हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो हर एक एस्पेक्ट्स को हमें कैलकुलेट करना है। डिमांड तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी सारे प्रोग्राम्स में वाटर डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बीसी वाली ने पूछा कि ड्रिंकिंग वाटर का क्या नॉर्म्स है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा टफ पार्ट है वो है कि क्या रिसोर्स अवेलेबल है। रेन वाटर को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपने लास्ट टाइम पूरा बार्लोस की मेथड से रन ऑफ भी कैलकुलेट किया, रेन वाटर कैलकुलेट किया, सरफेस वाटर भी आ जाएगा। लेकिन ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, सॉइल मॉइस्चर को समझना है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नहीं रखी है, वो जो मैं आपको कल समझाऊंगी कि जो सिस्टम है, या वाटरशेड हो या आपका गांव हो, कोई भी सिस्टम आप ले लो, उसमें बारिश आती है, रेन वाटर आता है, तो उससे कितना रिचार्ज होता है। और रिचार्ज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको रिचार्ज इंटरवेंशन करो उससे रिचार्ज आएगा, लेकिन काफी जित जहाँ पे पानी भरा है उससे भी रिचार्ज होगा, आप इरिगेशन करें उससे भी रिचार्ज होता है। तो काफी सारे इनपुट पैरामीटर्स है कि जिसको समझना है और उसको कैलकुलेट करना है। तो अभी के जो नेक्स्ट जो सेशंस होंगे वो सारे वाटर बैलेंस पे होंगे। और जब हम सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको जहाँ पे वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना होगा उसमें ये कैलकुलेशन आपको आपके एरिया के लिए करने होंगे। तो जितना आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे उतना उस प्रोसेस में आपको आसानी रहेगी। फिर जैसे मैंने बताया था कि वाटर बैलेंस जो है वो आपका डिसीजन टूल रहेगा वाटर सिक्योरिटी प्लान की स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हमने कोई एक एरिया के लिए डिजाइन किया था कि समझ लीजिए आपका वाटर बैलेंस सरप्लस है, या फिर मार्जिनल डेफिसिट है, मॉडरेटली डेफिसिट है, या सीवियरली डेफिसिट है। तो आप क्या उसमें उसके आधार पे आप फ्रेमवर्क सजेस्ट करेंगे। जैसे इंटरनल शेयरिंग है, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स, ऑगमेंट रिचार्ज, improve यूज लेवल एफिशिएंसी, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, या इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे कि अगर हम सीवियर डेफिसिट की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स डेवलपमेंट की और प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि इतना डेफिसिट है सीवियरली, तो ड्रिंकिंग वाटर आपकी प्रायोरिटी बनती है। फिर आप जो है वो प्रैक्टिस लेवल चेंजेस पे जाएंगे कि कितना पानी अवेलेबल है, उसके हिसाब से
अगर आपका फार्मिंग वहां पे ज्यादा है तो फार्मिंग को आपको उस हिसाब से डिजाइन करना है। डिवोट्स जैसे रीयूज एंड रिसाइकलिंग को भी हमको वहां पे एडॉप्ट करना है। और जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हर एक लेवल पे हमको वाटर को हार्वेस्ट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती है। जैसे आप सरप्लस में ले लो, तो सरप्लस में हम हाउस लेवल पे रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सरफेस एंड ग्राउंड वाटर या जिस भी फॉर्म में वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी हो उसकी उसका पोटेंशियल अच्छा है, मतलब जो भी डिमांड है उससे ज्यादा है। तो वहां पे रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हम पूरा एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर पाएंगे। ये पूरा अप्रोच और ओवरव्यू समझाने के लिए रखा है। ये इसका डिटेलिंग जो है वो हम नेक्स्ट सेशंस में शायद सेमेस्टर 2 जो है आपका, उसकी जो शुरुआत है वो वाटर सिक्योरिटी प्लान की पूरी मेथोडोलॉजी और उसके साथ होगी। फिर आपका ये जो हुआ वो आपका वाटर बैलेंस के आधार पे आप क्या फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, ये है। अभी यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि हमें कुछ वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो ये जो आपने पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो किया था ना, जो स्लोप, ड्रेनेज, जियोलॉजी, लैंड यूज, तो उसके आधार पे उसको ध्यान में रखते हुए कि वाटर सेट के हम जिस पार्ट में है, मतलब अपर, मिडल या लोअर, और उसके साथ आपकी जियोलॉजी, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम जब आपको सेकंड मतलब नेक्स्ट जो सेशंस में जब वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग की या सप्लाई मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब सप्लाई इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं, उसकी जब बात करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली अगर हम बोले कि आप अपर कैचमेंट में है, जहाँ पे अपर कैचमेंट इन द सेंस की जहाँ पे ड्रेनेज नेटवर्क की शुरुआत होती है, तो और वहां पे अगर एक्विफर मतलब रॉक फॉर्मेशन ऐसा है कि जो रिचार्ज कर सकते हैं, और वहां पे आप सरफेस वाटर डेवलपमेंट की बात करो तो वो नहीं चलता। तो बेसिकली इसमें आप नीचे देखो जो 4 कलर दिए हैं कि बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क हम डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज सही स्ट्रेटेजी है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, सरफेस वाटर स्टोरेज है, और अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो सैलिनिटी प्रिवेंशन। तो कौन सी थीम पे हमें काम करना चाहिए, वो हमें जो पूरा आपने जो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है उसके आधार से उसको उस डेटा को यूज करते हुए हम डिफाइन करेंगे, और ये जो है वो आपके वाटर बैलेंस के आधार पे होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एक वाटर सिक्योरिटी प्लान का पूरा आपको ओवरव्यू दिया, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा वापस उसको लिंक करने की कोशिश करूं कि हमारा जो अप्रोच है वाटर सिक्योरिटी प्लान का, वो कम्युनिटीली डिसेंट्रलाइज है। उसमें हमें नॉलेज, साइंस और ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करना है, और सरफेस वाटर, सॉइल वाटर, ग्राउंड रिसोर्सेज को इंटर लिंक करना है, और कम्युनिटी और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिसमें हम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, रिसोर्स असेसमेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन हमें करना है, क्या चेंजेस आते हैं वाटर रिसोर्सेज में वो देखना है, वाटर बजट करना है, और वाटर बजट मतलब वाटर बैलेंस के आधार पे आपको आपका क्या स्ट्रेटेजी बनेगा कि सरप्लस है, डेफिसिट है या बैलेंस्ड है ये। और अगर आपको कोई सप्लाई साइड इंटरवेंशन करना भी है तो आपका जो क्वालिटेटिव जो फ्रेमवर्क है उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकेगा, सरफेस वाटर डेवलपमेंट होगा, सॉइल मॉइस्चर होगा या सैलिनिटी प्रिवेंशन। ओके, तो ये पूरा वाटर सिक्योरिटी प्लान का अप्रोच है। सो जस्ट वो एक मैप बना के या इस गांव में ये लिस्टिंग करने से पूरा वाटर सिक्योरिटी प्लान नहीं बनता। कि अगर मैं कोई गांव में गई, लोगों के साथ बैठी, थोड़ा फील्ड ऑब्जर्वेशन किया और डिफाइन किया कि ये चार स्ट्रक्चर बनाओ, या ये इस फार्म में ड्रिप इरिगेशन लगाओ या इस टाइप की क्रॉप लगाओ, वो वाटर सिक्योरिटी प्लान नहीं है। वो हो सकता है सही, हो सकता है ऐसा नहीं है गलत होगा, लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जब तक आप कोई एरिया का क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिसोर्स असेसमेंट और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल आपको पता नहीं है तो उसके बगैर ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़े केस एग्जांपल बाकी का जो टाइम है उसमें मैं आपको बताऊं। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
सचिन मैन, ये वाटर बजट और वाटर बैलेंस में जो वाटर फॉर फार्मिंग और फॉडर कल्टीवेशन कहा गया है, वो कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे? मतलब ये सेकेंडरी डेटा से ही होगा, या मतलब बहुत मेजरमेंट इसका कैसे करते देखिए, वाटर बजटिंग जो है ना, वाटर बजटिंग मतलब क्या कि आप जिस एरिया के लिए वाटर बजटिंग कर रहे हैं वहां पे वाटर डिमांड्स क्या है, हाँ? और वो वाटर डिमांड के साथ सामने आपके पास कितना पानी अवेलेबल है, दैट इज वाटर बजटिंग। वाटर बैलेंस मतलब जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, समझ लीजिए सरफेस वाटर को देखे तो वाटर से उसका एक बाउंड्री बनाता है, ठीक है, हैं? रिच हाँ। जो है। और अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो एक्वीफर है, वो उसकी बाउंड्री बनाता है। तो वो सिस्टम में कहाँ से पानी प्लस होता है, लाइक रेनफॉल, वो आपका इनपुट है। सरफेस पे आपने पानी स्टोर किया तो वो पानी आपके यूज के लिए अवेलेबल है, तो दैट इज ऑल्सो इनपुट। रिचार्ज हुआ तो वो इनपुट है। रिचार्ज सिर्फ सरफेस वाटर से नहीं होता है, मतलब ड्यूरिंग रेन भी नेचुरल रिचार्ज होता है। सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स पानी भर के रखते हैं उससे भी रिचार्ज होता है। जो इरिगेशन करते हैं, तो फ्लड इरिगेशन है, तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि मॉइस्चर ही क्रॉप को चाहिए, बाकी का जो एक्सेस वाटर है वो वापस डाउनवर्ड पर्कोलेट होगा, उससे भी रिचार्ज होता है। कैनाल अगर वहां से है और अनलाइन कैनाल है तो उससे भी रिचार्ज होगा। तो काफी सारे एस्पेक्ट से रिचार्ज होगा, तो वो उसको भी कैलकुलेट करना है। जब हम आउटपुट पैरामीटर्स की बात करें वो सिस्टम में, तो रन ऑफ होके पानी बह जाना, दैट विल बी योर आउटपुट। इवोपोरेशन होगा कि सरफेस पे आपने सरफेस वाटर को आपने रखा कि आपका ये इनपुट है, प्लस है, अवेलेबल है पानी आपके लिए, लेकिन उसमें से उस एरिया के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से कुछ पानी जो है वो इवोपोरेट होगा। तो कितना इवोपोरेट होगा वो आपका माइनस हुआ। ओके, कहीं से पानी बह के, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कासमती डैम का एग्जांपल लिया था, तो उसमें से वो दूसरे गांव में रिचार्ज जा रहा था तो वो भी उसका लॉस हुआ। तो कहाँ कहाँ से पानी आपका माइनस हो रहा है। आपने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया, अभी किसने किया, किस पर्पस के लिए किया, वहां पे वाटर बैलेंस में हम वो नहीं देखते हैं। वो सिस्टम में क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, और जो प्लस हुआ उसके सामने माइनस का जो बैलेंस है, दैट विल बी योर वाटर बैलेंस। ये पूरा का पूरा आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और आपका नेचुरल पैरामीटर्स है, उसके साथ लिंक है। वाटर बजटिंग जो है वो क्या है कि आपकी डिमांड क्या है, उसके सामने आपके पास कितना। अभी वाटर बैलेंस में आपको पता चला कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिचार्ज हुआ मेरे पास, तो वही आपके पास एक्चुअली अवेलेबल है। अभी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो तभी आपका वाटर टेबल डिप्लीशन हुआ। समझ लीजिए कि 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रिचार्ज होता है और आपका एवरी ईयर ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट जो है 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है, दैट मीन्स कि आपने 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पहले से स्टोर्ड वाटर है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाटर बैलेंस जो है वो आपको कोई भी क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बेस्ड कोई भी सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना नेचुरली वो सिस्टम में क्या प्लस और माइनस हो रहा है वो बताएगा। और वाटर बजटिंग जो है, ये आपकी डिमांड क्या है, उसके सामने आप क्या यूटिलाइज कर रहे हो, और वाटर बैलेंस आपको क्या इशारा कर रहा है कि वो डेफिसिट है, माइनर है या मेजर डेफिसिट है। तो वो जो है वो पूरा डिटेल कैलकुलेशन करना होगा, और ये एक एक पैरामीटर को आपको समझना होगा और उसका कैलकुलेशन करवाएंगे। समझ लीजिए हम इवोपरेशन की बात करें, इवोपरेशन सीजन वाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर मंथ वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो उसका क्लाइमेट क्या है, कच्छ गुजरात है, अगर एरिड क्लाइमेट है तो उसका इवोपरेशन का रेट हाई होगा। अगर कोई ह्यूमिड क्लाइमेट की बिल्कुल। बात करते हैं तो वहां पे इवोपरेशन रेट कम होगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करवाएंगे, और ये एक एक पैरामीटर को टाइम ओके। लगेगा। मैडम, ये CGWB जो डेवलपमेंट कहता है कि फॉर एग्जांपल राजस्थान का एक रिकॉर्ड है कि भाई हम लोग 148% ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है। तो लेमैन लैंग्वेज में ये तो समझ में आ रहा है कि जो आपके पास पानी है उससे आप 48 to 50% ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर इन द डार्क जोन। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बैलेंस और बजटिंग का कॉम्बिनेशन होगा ना इन दैट केस? वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपको जो हम कल मैं जो आपको वाटर बजट और वाटर बैलेंस का जो अप्रोचेस है
उसमें से एक अप्रोच है वाटर टेबल फ्लक्चुएशन अप्रोच, ओके। जिसमें क्या होता है कि आपके एक्वीफर में प्री मानसून में कितना पानी, किस लेवल पे पानी था, पोस्ट मानसून में कितना था। आपको एक क्वेश्चन पूछा था शायद कि अगर आपको कोई एरिया में ग्राउंड वाटर रिसोर्स को एस्टिमेट करना है तो आपको क्या डेटा चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक यील्ड, एरिया और क्या वाटर कॉलम है, वो अगर डेटा आपके पास है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला से वो कैलकुलेट करते हैं कि इतने एरिया में इतना पानी रिचार्ज हुआ, मतलब 5 मीटर वाटर कॉलम ऊपर आई, तो वो एरिया के साथ वो 5 मीटर को मल्टीप्लाई करके वो एरिया का जो स्पेसिफिक यील्ड है उस हिसाब से बताते हैं कि उसमें इतना पानी अवेलेबल है, मतलब वो रिचार्ज से टोटल जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ द एक्वीफर है और अभी वाटर टेबल कहाँ है, उससे वो टोटल स्टोरेज कितना अवेलेबल है उसकी बात करेंगे। और हर साल स्टोरेज में क्या कमी आ रही है उसको वो डेवलपमेंट बोलते हैं। एक्चुअली वो डेवलपमेंट नहीं है, 100 के बाद जाने के बाद वो एक्चुअली माइनस डेवलपमेंट है, माइनस जाता है, हाँ, ठीक तो वो है। बताते तो हैं। लेकिन उनका जो नेटवर्क है ना, मॉनिटरिंग नेटवर्क, वो बहुत स्प्रेडेड है, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे है। तो कभी कभी जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं ना, सब सरफेस लो बनता है, सब सरफेस हाई बनता है, लोकलाइज, वो तो उसके बीच में से छूट जाता है। हाँ, क्योंकि उसको तो स्टेट और मैक्रो लेवल पे उसको दिखाना है। इसीलिए तो पीजीडब्ल्यूएम में पार्टिसिपेशन जरूरी है ना, कि गवर्नमेंट एक अकेली मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगी। नहीं अगर कर सकती। कम्युनिटी अपने ब्लॉक लेवल पे या क्लस्टर लेवल पे अगर ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करती है तो वो जो प्रोग्राम है ना, अगर फिर देखिए अगर कोई लोकल लेवल पे अगर कोई रिसोर्स को मैनेज करते हैं तो लार्जर स्केल पे कुछ करे या ना करे, जो मेन जहां पे इश्यू है अगर वहां पे वो मैनेज हो रहा है, हम्म। और एक लोकल लेवल पे इश्यू मैनेज होगा तो माइक्रो मैक्रो लेवल पे इश्यू आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, ट्रू। ओके, सो हम थोड़ा देखते हैं कि अगर ये आपको वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना है तो क्या प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। एक है कि अगर कोई विलेज लेवल पे आपको वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना है, आपको कोई जीआईएस का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं लेके आनी है, तो हम थीमेटिक मैपिंग से वाटर सिक्योरिटी प्लान बना सकते हैं। इसमें खास करके जो मैप्स जो है वो एक टूल बनता है डिसेंट्रलाइज वे में वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना, और उसको हम कम्युनिटी के को अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। जैसे पहले ही हम उस एरिया का एक बेस मैप ले लेंगे, बेस मैप इन द सेंस की उस एरिया का जो कैडेस्ट्रल मैप है, रेवेन्यू मैप, वो रेवेन्यू मैप आप ले लो, और वो रेवेन्यू मैप आपको पूरा लैंड रिसोर्स तो आपको यहाँ पे आ गया, और उस पे हमें लेयर्स जनरेट करने हैं। और खास करके जब हम पानी की बात करते हैं तो हमारे पास, जब हम वाटरशेड की बात करें तो हमको वो विलेज में से ड्रेनेज नेटवर्क क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से नदी बहती है या स्ट्रीम्स है या चैनल्स है, उसका मैपिंग होना जरूरी है। तो वो जो डेटा है वो हमें टोपोशीट से मिलता है। ओके, टोपोशीट के बारे में भी आपको पता है। ओके, तो या फिर आप जीआईएस से ले लो, कहीं से भी आप कर लो। तो ये जो है वो बिगिनिंग है गांव को समझने की, जिसमें हम रेवेन्यू मैप और टोपोशीट जो है इसको दोनों को सुपर इम्पोज करके एक बेस मैप तैयार करते हैं। कि बेस जो गांव का रेवेन्यू मैप होता है उसमें क्या होता है कि फार्म एरिया डिफाइन किया होता है, अगर गौचर है, ग्रासलैंड है तो वो डिफाइंड है, सेटलमेंट है, रोड्स है। तो ये इंफॉर्मेशन लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें भी खास करके जो नदी या चैनल्स जो है, स्ट्रीम नेटवर्क, वो हमें इसको टोपोशीट से लाके उस पे सुपर इम्पोज करना है, मतलब दोनों का स्केल एक करके हमें एक बेस मैप तैयार करना है। तो ये जो बेस मैप है फिर उसके आधार पे आप कम्युनिटी के साथ एंगेज होते हुए दूसरे लेयर्स जनरेट करेंगे कि जो आपको फाइनल वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने में हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये लैंड यूज है, वही कम्युनिटी के साथ बैठ जाओ और कलर कर दो कि कहाँ पे आपका इरिगेटेड फार्मिंग है, रेनफेड फार्मिंग है, कल्चर लैंड है या फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रियल लैंड है, सेटलमेंट है। जिस टाइप का जो लैंड यूज है वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर मुझे कैटल ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड आई तो जहाँ पे ग्रासलैंड है वहां पे हम कैटल उनकी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को डेवलप करेंगे। अभी पता चला कि ये रेनफेड एरिया है तो वहां पे
क्या वाटर अवेलेबल हो सकता है इरिगेशन के लिए, अगर नहीं हो सकता तो वहां पे जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात है, तो जैसे अभी लास्ट टाइम आई थिंक अंकित ने जो पूरा रखा था, राजस्थान का नाम मैं भूल गई, प्रसून जी आपने भी उसको रिस्पॉन्ड किया था कि जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो खादीन उस खादीन का खादीन का यस हाँ यस, तो उस टाइप का इंटरवेंशन वहां पे करने की जरूरत है। अभी वो पूरा आपको जब आप डेटा को, थीम्स को, अलग अलग थीम्स को आप जब मैप पे लेके आते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से साइट पे किस टाइप का इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो ये लैंड यूज का एक मैप है। यहाँ पे हम थोड़ा एरिया भी कैलकुलेट कर देंगे कि भाई आपका रेनफेल कितना है, आप सेंसस से या और कोई रिकॉर्ड से भी ले सकते हो और इससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर लैंडफॉर्म्स है कि हिली एरिया है, वैलीज है, प्लेन्स है, अंडुलेटेड है, तो उसको ये लैंडफॉर्म को आप वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ लिंक कर सकेंगे। जो आपका लास्ट टाइम की विजिट थी उसमें हमने काफी एरियाज में एक दिन पूरा हमने लैंडफॉर्म को समझा और उसके साथ वाटर का रिलेशन। तो अगर आपके पास लैंडफॉर्म को पता है तो आप उसके साथ वहां पे क्या वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बन सकती है वो भी पता चलेगा। जियोलॉजी है, ये सब आपको पता है। वाटर रिसोर्स पूरे मैप पे आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ओपन वेल्स है, बोरवेल्स है, तालाब या चेक डैम्स है और उसका इस्तेमाल क्या है। और जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करते हैं तो वहां पे अब देखो प्लस मतलब चौकड़ी एक क्रॉस बनाया है जिसमें हम टोटल डेप्थ लिखी है, वाटर लेवल है, टीडीएस है और पीएच है। तो हमको जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम इस मैप पे डाल सकते हैं, उसके साथ उसको टेबल पे अटैच कर सकते हैं। तो जब भी आप कम्युनिटी के साथ बैठो कि भाई आपका इस तरीके से, देखिए 5 तालाब गांव में है वो एक इंफॉर्मेशन है, और 5 तालाब कहाँ कहाँ पे है, हाँ उसका कैचमेंट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इस मैप से मिल जाती है। तो इसको आप ज्यादा रिलेवेंट कर पाएंगे एक ही लोकेशन पे बैठ के। जो प्लानर है और कम्युनिटी, ये दोनों जब कोई एक लोकेशन की बात करती है तो दोनों के दिमाग में एक ही लोकेशन आ जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन भी इससे अच्छा होता है, और जब आप कम्युनिटी को एंगेज करने की बात करते हैं तो इससे जल्दी एंगेज हो जाती है। तो ये वाटर रिसोर्स मैप बना सकते हैं। वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड्स आएंगे इसमें, माइक्रो वाटरशेड डिफाइन करने हैं और उस माइक्रो वाटरशेड में क्या डिमांड है। मतलब वहां पे ग्रासलैंड है तो कैटल की ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड वही वाटरशेड में मैच होनी चाहिए। जहाँ पे सेटलमेंट आता है तो उस वाटरशेड में कम्युनिटी की ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड मैच होनी चाहिए। तो इस हिसाब से वाटरशेड मैपिंग करना है। और देन हमारा प्लानिंग आता है कि आपका स्ट्रेटेजी डिफाइन करो। हाँ, यहाँ पे हम वाटर बजट, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गई, वाटर सेट में हम वाटर बजट भी करेंगे कि हर एक वाटर सेट में कितना रेन वाटर इनफ्लो क्या है, रन ऑफ वाटर क्या है, कितना सॉइल मॉइस्चर में कंजर्वेशन होता है। और जब हम यहाँ पे वाटर रिसोर्स की बात करते हैं तो टोटल सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स जो है उसमें कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है, और ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो एक्विफर एरिया और उसी हिसाब से कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। और बेस्ड ऑन दैट हम एक प्लानिंग मैप बनाते हैं कि कहाँ पे क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो शिवाली, जो आप लास्ट टाइम बात करते थे, तो अगर हमें कोई विलेज के लिए इस तरीके से करना है तो थ्रू दिस मेथड हम उस एरिया का वाटर रिसोर्स का प्लानिंग कर सकते हैं। अभी ये हुआ एक विलेज के लिए, जहाँ पे शायद अगर आप इतने एम्पावर्ड नहीं है या कोई भूजल जानकार को या लोकली कोई बंदे को करना है तो इस मेथड से रेवेन्यू मैप पे ये लेयर्स जनरेट करके कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए आप कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं या कोई एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए आप अगर आपको काम करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो समझ लीजिए मैंने एक केस स्टडी लिया है कच्छ से, तो ये 7 गांव में काम करना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किया और उसका टोटल एरिया जो क्या है, मतलब टोटल सातों का मिला के समझ लीजिए 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमें काम करना है। तो ये हर एक विलेज का हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए कि टोटल एरिया, हाउस होल्ड, पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं करना है, वो बेस मैप जो है वो बेस मैप में सारी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो बेस मैप में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूरा विलेज वाइज ये डेमोग्राफी लेना है, लैंड यूज लेना है, हर एक विलेज में टोटल जियोग्राफी एरिया, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये सेंसस से मिल जाता है। और या फिर सेंसस नहीं मिला
तो आपको पंचायत में से प्रोफाइल मिल जाएगा, अगर आप वार्ड में या सिटी में जाओ तो वहां से भी मिल जाएगा। और खास करके हमें जब आप रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं और अगर आपका एग्रीकल्चर जो है वो मेन वाटर यूजर है, तो वहां पे हमको ये पता, शायद इसमें हमको प्राइमरी डेटा लेना पड़े कि एक्चुअली वहां पे फार्मिंग कितनी एरिया में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और खास करके जब हम इरिगेटेड और अनइरिगेटेड फार्मिंग की बात करते हैं तो वो डेटा गवर्नमेंट के सेंसस के रिकॉर्ड्स में सही नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मली अनइरिगेटेड एरिया ज्यादा दिखाते हैं, इरिगेटेड कम होता है, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ एरियाज में आप जाओ तो इरिगेटेड एरियाज ज्यादा होता है। तो उसको हमें लैंड यूज मैप जो है उस पे हमें फील्ड पे जाके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है। तो आपने जो डेटा कलेक्शन की बात की ना, तो कुछ डेटा सेकेंडरी चलेंगे, लेकिन जहाँ पे वेरिएशन आता है कि जो हमारे वाटर डिमांड को इम्पेक्ट करेगा वो डेटा, जो हमारे वाटर बैलेंस को इम्पेक्ट करेगा, तो वो डेटा हमें फिर प्राइमरी लेना है। ये ग्राउंड वाटर है कि टोटल कितने ओपन वेल्स हैं, बोरवेल्स हैं, और उसकी डेप्थ क्या है, उसका एवरेज वाटर टेबल क्या है, और उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, नोज यूज, यानी मतलब डिफंक पड़े हुए हैं। यस अजय। हम जब क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ विलेजेस कैसे लेंगे, कुछ ठीक है? नहीं, क्राइटेरिया इन द सेंस कि देखिए, क्लस्टर लेवल पे कोई काम करेगा तो कोई एरियाज में जो जैसे ऐसे की कच्छ में काम करे, और अगर अबड़ासा में उसको काम करना है और कहीं पे प्रपोजल डेवलप किया, तो हम कोई इश्यू को रिजोल्व करने के लिए काम करेंगे। कुछ तो टर्म होगा, जैसे आप एक रिवर के आसपास एक वाटरशेड को ले रहे हैं, तो वो वाटरशेड के फिर सारे विलेजेस आ जाने चाहिए। ठीक है। ओके, हाँ, क्योंकि कोई वो आप वाटरशेड एक्वीफर को, बाउंड्रीज या एक्वीफर का कुछ ऐसा कुछ कंसिडर करके ही ले सकते हैं, या रैंडम भी यस विलेज हो सकते हैं कि वो पास में है ऐसा? यस, जैसे आप कोस्टल एरिया की बात करो, आप 4-5 गांव लो और बीच का एक गांव छोड़ दो तो वो नहीं चलता। तो आपका जो बाउंड्रीज है वो एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। वाटरशेड में से आप ले, वाटरशेड को आप कंसीडर कर सकते हो, एक्वीफर बाउंड्री को कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप एकदम से रूरल एरियाज में या जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो विलेजेस एकदम से इंटीरियर है, तो उसको कंसीडर कर सकते हो। और फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे शिवाली जहाँ से है, समर्थ है, वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, तो उनका जो प्रोजेक्ट एरिया है उस हिसाब से भी वो डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लस्टर जो है, और एक चीज है कि क्लस्टर में आप बोलो कि हमने हाँ, 7 नहीं, गांव मैंने किया। ये पूछा है क्योंकि अभी एक ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो अभी ब्लॉक में 40 विलेजेस है, तो हमें एक क्लस्टर लेना होगा तो कुछ क्राइटेरिया रख के ले सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा उसका सेकेंडरी डेटा लेके उसको एनालाइज करो कि उसका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, हेलो। और उसका रिसोर्स क्या अवेलेबल है, और उसमें से जो आपको वल्नरेबल लगे, हाँ, तो वो वल्नरेबिलिटी की आधार पे आप एक क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि पूरे ब्लॉक में तो जैसे ये हमारा अप्रोच है वो हम डेमोन्स्ट्रेट करके स्केल अप की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो फिर वो ब्लॉक में से आप देखो कि कम्युनिटी का बिहेवियर क्या है, सोशल सेटअप क्या है, लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है, और उस आधार पे फिर आप उसमें से क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं। ओके। जैसे सरफेस वाटर का कुछ होना चाहिए, अगर आप पीजीडब्ल्यूएम कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर की बात करें, तो क्या वहां पे किस टाइप का एक्वीफर है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक्वीफर नहीं है वहां पे पीजीडब्ल्यूएम नहीं कर सकते, वहां पे वो ग्राउंड वाटर मिसिंग है, मतलब वहां पे नहीं है, तो हमें सरफेस वाटर और सॉइल वाटर ये दोनों को ध्यान में रखते हुए वहां पे प्लान करना। ओके। ये वाटर रिसोर्स है कि पूरा स्ट्रीम नेटवर्क आ गया, कहाँ कहाँ पे सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स है, चेक डैम्स है, सेटलमेंट्स, ये सरफेस वाटर रिसोर्स का मैप है। तो वो यहाँ पे एक टेबुलर एनालिसिस तो दिया है कि कितने नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर और यूज वाइज कितने स्ट्रक्चर्स है, लेकिन मैप पे भी आ गया कि आपका स्प्रेड क्या है, कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। जियोलॉजी आ गया, जियोलॉजी को थोड़ा डिफाइन कर दो कि किस टाइप का रॉक फॉर्मेशंस है। वाटरशेड जो स्ट्रीम नेटवर्क है, अभी आप देखिए यहाँ पे हमने आपका जो पूरा स्टडी एरिया है वो साउथ पोर्शन ही है,
लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको पूरा जहां से पानी आता है वो वाटरशेड एरियाज को कैलकुलेट करना है, और हर एक वाटरशेड में टोटल रेनफॉल, कैचमेंट टाइप क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है और रन ऑफ कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये जियो हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर क्या है वाटर का, ग्राउंड वाटर का, तो स्टैटिक वाटर लेवल, एग्जिस्टिंग स्टेटस है, ये रिड्यूस्ड वाटर लेवल, और वो एनालिसिस आपको क्या बोलता है कि वहां पे कहाँ पे सबसरफेस कौन बन रहा है, सबसरफेस हाई बन रहा है, सैलिनिटी का थ्रेट है कि नहीं, तो ये हमें रिड्यूस वाटर लेवल से पता चलता है। ग्राउंड वाटर क्वालिटी खास करके हम यहाँ पे टीडीएस से चले हैं, लेकिन हमको फर्दर जब ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है या फिर हमें पता है कि इस एरिया में कोई ट्रेस एलिमेंट का इश्यू है, तो फिर हमें उसका डिटेल केमिकल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। ये वाटर बजटिंग आ गया, कितना ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फॉर कैटल, एग्रीकल्चर वाटर डिमांड, ग्रासलैंड, तो समझ लीजिए ये क्लस्टर की हम बात करते हैं तो वहां पे 37 जो है उनकी टोटल डिमांड है, और सप्लाई में ग्राउंड वाटर जो ड्राफ्ट करते हैं वो 18.40 है, और सरफेस वाटर है तो उनका डेफिसिट 16 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब 17 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो ये हमें मैनेज करना है, तो ये वाटर बैलेंस जो है, ये वाटर बजट है। वाटर बजट जो है वो आपको बताता है कि अभी इसके आधार पे आप प्लान बनाओ, प्लान किसका, सप्लाई साइड मैनेजमेंट का और डिमांड साइड मैनेजमेंट का। सप्लाई साइड मैनेजमेंट का मतलब कि आपको वाटर अवेलेबल करना है, मतलब ज्यादा ये जो आपके पास टोटल 20 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल है उसको बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे कि कैसे सरफेस वाटर हार्वेस्ट करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, तो ये आपका प्लस हुआ। डिमांड को आप, सप्लाई को आपने इंक्रीज किया, वाटर ज्यादा वाटर अवेलेबल किया। डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या है कि ये जो आपका यूटिलाइजेशन है 37, उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट। और खास करके यहाँ पे आप देखो ड्रिंकिंग वाटर तो आप कम नहीं कर सकते, डोमेस्टिक को आप मैनेज कर सकते हैं, ओके, लेकिन ज्यादातर जो कंजर्वेशन आएगा वो आएगा आपका एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में आप डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या करेंगे, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, क्रॉप पैटर्न को चेंज करना है, टेक्नोलॉजीज को लेके आना है, तो वो आपका बनेगा डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो वाटर बजटिंग जो है वो आपको बताएगा कि आपका डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा। और जब आप सप्लाई साइड की बात करते हैं कि मुझे सप्लाई इंक्रीज करना है, तो सरफेस वाटर डेवलपमेंट कहाँ पे करना है, तो जो मैंने आपको दो फ्रेमवर्क बताए पहले कि टेक्निकल क्वालिटेटिव एनालिसिस के आधार पे जो फ्रेमवर्क है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बनेगी, सरफेस वाटर डेवलपमेंट है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, सैलिनिटी प्रिवेंशन है, तो ये जो सारे डेटा है इसके आधार पे आपको काम आएंगे कि कहाँ पे क्या काम करना है। कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि इस एरिया का ओवरऑल जियो हाइड्रोलॉजी, सोशल टेक्निकल एस्पेक्ट्स, रिसोर्स का क्या प्रोफाइलिंग है, और उसके आधार पे आपका क्या कंक्लूजन बनता है। रिकमेंडेशन है मतलब स्ट्रेटेजी है कि आपको ये, आपका गोल बनता है कि आपको इतना पानी मैच करना है, अभी आप कैसे करेंगे, तो पार्टिसिपेटरी वे में ड्रिंकिंग वाटर को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देके उसको सिक्योर करना है। खजीना बहन, यस, अभी ये जो हमारा एस्टिमेशन है 16.95, ठीक है, ये तो इमीडिएट नीड है, राइट? यस, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, बट वेन एवर वी डू द प्लानिंग 5 years डाउन द लाइन करके हम नहीं करते हैं क्या? 5 year 5 year का नो फोरकास्ट करके हम नहीं कर सकते हैं कि इतना अभी अभी का रिक्वायरमेंट इतना है, फ्यूचर का रिक्वायरमेंट इतना हो सकता है, देन अकॉर्डिंगली वी डू द प्लानिंग। सो हम करते हैं वो प्रोजेक्टेड उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए करते हैं, इरिगेशन ओके। वाटर के लिए नहीं करते, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो हाँ आपका ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो एरिया बढ़ने वाला हाँ, नहीं, ठीक है ना, तो ठीक एरिया है। तो आपको उतना ही रहने वाला है। अभी वहां पे एक्चुअली अभी इन प्रेजेंट इरिगेटेड फार्मिंग है या रेनफेड फार्मिंग है उसको आप डिफाइन करते हैं। और ओके। देखिए यहाँ पे आपका सोशियो इकोनॉमिक डेटा आपको काम आएगा कि कोई एरिया में आप गुजरात जैसे स्टेट या कोई एरिया जहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो हम्म। लैंड होल्डिंग ज्यादा है, आपका पास एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा है,
तो क्या सारे एग्रीकल्चर एरिया को इरिगेशन की डिमांड वर्कआउट करेंगे आप? तो कोई एरिया आपका मतलब हर एक विलेज आपका डेफिसिट ही आएगा। तो हाँ इसमें से देखना है कि लैंड होल्डिंग क्या है, कितने हाउस होल्ड्स है, और उस हाउस होल्ड की जमीन कहाँ कहाँ पे। एटलीस्ट हम ये बोलते हैं कि हर एक हाउस होल्ड लेवल पे, मतलब हर एक फार्मर फैमिली का एटलीस्ट एक क्रॉप सिक्योर होना चाहिए। तो अच्छा और जहाँ पे हम इरिगेशन की बात करते हैं, तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर है या लार्ज स्केल सरफेस वाटर स्ट्रक्चर है, उसके साथ उसको अटैच करना है इरिगेशन, इरिगेटेड फार्मिंग को। और अगर उसका पोटेंशियल समझ लीजिए कि टोटल ग्राउंड वाटर से हम बोले कि 100 हेक्टर्स को इरिगेट कर सकती है, और वहां पे लैंड होल्डिंग ज्यादा है, तो वो नॉर्म्स बनेंगे वहां पे कि हर एक जहाँ पे इरिगेटेड एरियाज है, तो वो सोर्स से वो पर फैमिली समझ लीजिए 5 हेक्टर की उनको इरिगेटेड करना है। मतलब मानसून खरीफ क्रॉप पूरा करे, लेकिन जब रबी सीजन की बात आती है तो वो प्रोटोकॉल बन जाए कि इतने एरिया में ही इरिगेटेड फार्मिंग करना है, अच्छा तब जाके वो इस और एक विषय में। इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी दैट वी शुड आल्सो कंसिडर इज माइग्रेशन। अभी ट्रेंड ऐसा बन रहा है कि काफी लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। सो इन दैट केस जब हम रूरल एरिया का भी फोरकास्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, देन वी विल हैव टू लुक इनटू द हिस्टोरिकल डेटा एज वेल, राइट? यस। और देखिए, जब आप वाटर बैलेंस की बात करेंगे ना विनय जी, हम्म। तो ड्रिंकिंग वाटर कहीं पे भी भारी नहीं पड़ेगा। मतलब जो अच्छा। डेफिशिट आएगा ना, हाँ, हाँ। वो उसमें ये परसेंटेज बहुत कम होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर को मैनेज नहीं करना है या डोमेस्टिक वाटर को मैनेज नहीं करना है, हम्म। लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे भी बैलेंस देखो, तो यहाँ पे इस बैलेंस को कौन हिला रहा है? एग्रीकल्चर वाटर डिमांड, एग्रीकल्चर, राइट राइट है राइट ना। राइट। सो ठीक। या फिर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है, तो वो ओके। उसको डिस्टर्ब कर रही है। आप कितने आप कोई भी विलेजेस में जाओ, हाँ, राजस्थान या कुछ एकदम से एरिड जोन है उसको छोड़ दो, इवन कच्छ में भी, कच्छ को भले ही एरिड जोन डिक्लेयर करते हैं या एरिड जोन है, लेकिन हर एक गांव में जाओ वहां पे सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। हम्म। कहीं पे भी ड्रिंकिंग वाटर का डेफिसिट नहीं है एक्चुअली, जी। लेकिन वो रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक। ओके। ठीक। तो ओके। यहाँ पे ये प्लान बनेगा कि आपको अभी ये ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड जो है वो कहाँ से मैच हो रही है, और उसमें क्या अपग्रेडेशन की जरूरत है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर डिमांड है तो उसको फुलफिल करना है। फुलफिल इसीलिए पहले हमने ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम का असेसमेंट कर लिया कि कहाँ से पानी आता है। ठीक। मैंने आपको लास्ट टाइम एक केस बताया था कि हमारे ही एक गांव में ड्रिंकिंग वाटर का डेफिसिट है, मतलब इश्यू है, वो आया। तो और जब पूछा कि कब इश्यू है, तो बोले मानसून में। क्यों? मानसून तो जहां से पाइपलाइन आती है, तो वो जब नदी बहती है तो वो पाइपलाइन टूट जाती है। तो टूट उस जाता टाइम पे है। तो आपके गांव के तालाब भरे हैं, उसमें से जी। पानी ले लो। हाँ, उसको हम्म। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वो बात अलग है, लेकिन हम्म। नया सोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो हम्म। डिमांड इज देयर, बट वो हम्म। डिमांड अभी प्रेजेंटली कैसे मैच हो रही है, और हम्म। फ्यूचर अगर उसमें कुछ इश्यूज है तो उसको आप कैसे मैनेज करने की बात करें। यहाँ पे ठीक। सारा कुछ डेवलपमेंट की बात नहीं है। हम्म। यस धर्मेश भाई, आप कुछ बता रहे थे। एग्रीकल्चर के डिमांड की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर में तीनों सीजन में कौन कौन से क्रॉप कितने एरिया में शोइंग हुए हैं, तो इसके हिसाब से वाटर डिमांड है वो फाइनली यस। हमारे पास कितनी है वो मिल सकती है, जो हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग क्रॉप के अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होगी, और इसका अलग अलग इवापो ट्रांसपोरेशन रेट भी होगा, और वाटर कंजप्शन बाय एवरी क्रॉप, ये भी डेटा हमको चाहिए ये कैलकुलेशन करने के लिए। इसका प्लस माइनस करके वो डिमांड है वो जनरेट करनी पड़ती है फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ये सही है, लेकिन मैंने उसको डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके वो अपकमिंग सेशंस जो है वहां पे वो चीज जाएगी कि एग्रीकल्चर वाटर डिमांड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लेमैन की तरफ भी आप कर सकते हैं कि इतने एरिया में आपका हो रहा है, और एक जनरल आपने वाटर रिक्वायरमेंट ले ली। या फिर आप जो क्रॉपशोन एरिया है वो हर एक पंचायत के पास प्रोफाइल रहता है एवरी ईयर का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास होता है कि इस एरियाज में कौन सा क्रॉप कितने हेक्टर्स ऑफ एरियाज में ग्रो किया गया है। तो बेस्ड ऑन दैट क्रॉप, वो जो क्रॉप पैटर्न जो है, इसीलिए यूटिलाइजेशन पैटर्न का स्टडी करने का रखा था
कि आपका क्या क्रॉप पैटर्न है, और वो क्रॉप पैटर्न के हिसाब से वो एरिया और क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट आपको वाटर डिमांड कैलकुलेट करनी है। जीना बेन, यस, दो तीन क्विक वो टेबल पे आ जाइए वापस। दो तीन क्विक क्वेश्चंस थे ऑब्जर्वेशन के साथ। एक तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट को भी कंसीडर कर लिया है, फिर भी वो डेफिसिट है, तो ये डेफिसिट मैच कहाँ से हो रहा है? आप समझ रहे हैं, ज्यादातर केस में हमने ये देखा है कि जो प्राइमरी डेफिसिट जो आता है, पहला जो डेफिसिट हमें आता है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से मीट होता है। तो वो इसमें कहीं पे भी कैसे अभी मैच हो रहा है पता नहीं चल रहा। दूसरा है कि जब बारिश हो रही है मॉनसून के सीजन के दौरान, तब काफी सारा जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है क्रॉप की वो उससे फुलफिल होती है, जिसको इसमें आपने सप्लाई साइड में कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया है। तो अब ये दो चीज मुझे ध्यान में आई थी कि जिसको मतलब इस टेबल को देखते हुए मतलब कैसे एड्रेस किया जाए। सही है। ये एक्चुअली टेबल जो है वो पुराना वर्जन है। एक्चुअली इसमें जो एग्रीकल्चर वाटर डिमांड है, इसमें हमने कुछ परसेंटेज ऑफ डिमांड ऐसी रखी थी कि जिसको क्रिटिकल इरिगेशन की जरूरत है, तो वो डिमांड यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो वो डिमांड अभी मैच नहीं हो रही है, वो डेफिसिट इसलिए है। सेकंड थिंग ये है कि कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लाइव स्टॉक है, लेकिन वहाँ पे इरिगेटेड फार्मिंग नहीं है। तो वहाँ पे कुछ रेनफेड एरियाज को अगर हमें इरिगेटेड एटलीस्ट रबी क्रॉप में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे वो जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, जो अभी एक्चुअली मैनेज नहीं हो रही है। तो डेफिसिट इसलिए है। ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट जो है वो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि एग्जिस्टिंग वे में कितने बोरवेल या ओपन वेल में से पानी लिया जा रहा है, तो उस हिसाब से किया है। तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे ये मिसिंग है, लेकिन डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि जहाँ पे अभी इरिगेशन नहीं हो रहा है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सेकंड थिंग ये है कि अगर मैं थोड़ा जंप करूं, यहाँ पे अगर हम आ जाए, तो जो हमने विलेज वाइज जो लेआउट बनाया है उसमें आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे है कि टोटल रेन वाटर कितना है, रेन वाटर इनफ्लो, रेन वाटर रिटेंशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो 4.65 जो है वो यहाँ पे हमने रेन वाटर जो कंजर्व होता है एज अ सॉइल मॉइस्चर, वो यहाँ पे लिया है। सो डेफिनेटली वाटर बैलेंस और वाटर बजट, ये एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें आप जितना ज्यादा एंटर करेंगे ना, उतना आप और माइक्रो लेवल पे उसको मैनेज कर सकते हैं। ये जनरल है कि चलो आपने ये पता चल गया कि आपकी डिमांड क्या है, आपके पास क्या सप्लाई है, आपके पास डेफिसिट है, सो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन सप्लाई साइड इंटरवेंशन एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट। बट जब आपको उसको फर्दर जब आप डिटेल आउट करेंगे, तो तब आपको हम उसमें से और मतलब डाइव इनटू वाटर बैलेंस उसमें जाके कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका जहाँ पे एग्रीकल्चर में डेफिसिट है, तो उसमें आप कैसे सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज करके आप डेफिसिट को कम कर सकते हैं, कहाँ से आप और सप्लाई लेके आ सकते हैं। यस अजय। ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट में हम मतलब इतना हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इसमें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या वे ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट, मतलब सप्लाई साइड से अभी क्या हमने ये देखिए, क्वांटिटी निकाली है कि एक्वीफर की यहाँ की कैपेसिटी इतनी है, ये हम बोल रहे हैं, या सिर्फ इतना हम यूज कर रहे हैं? ये जो है वो कितना यूज कर रहे हैं ये है। ओके, सो ये ओके। जो ग्राउंड वाटर से मैच हो रहा है, जब हम वाटर बैलेंस करेंगे जो आपके नेक्स्ट सेशन में आएगा, उसमें हम क्या करेंगे कि एवरी ईयर, ये डिमांड तो एवरी ईयर की है, ओके, एनुअल डिमांड है। तो एनुअल डिमांड है, उसके सामने आपके पास एनुअली कितना सरफेस वाटर अवेलेबल है, ये आपका एक सप्लाई हो गया। दूसरा आएगा कि एनुअली आपके पास कितना सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, कि जो हमने खास करके जो एग्रीकल्चर एरिया में जो रेन वाटर रिटेन होता है सॉइल एज अ सॉइल मॉइस्चर, उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड थिंग विल बी कि आपको एनुअली कितना आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, वो आपका आएगा। एनुअली आपके पास कितना पानी अवेलेबल हुआ, कि समझ लीजिए 2 मीटर का वाटर कॉलम राइज हुआ, तो आपके एरिया के हिसाब से आप वो करेंगे। तो ये नेचुरली आपके पास अवेलेबिलिटी है। ओके, अभी जो ड्राफ्ट है दैट विल बी
डेफिनेटली मोर देन द रिचार्ज, तो वो आपको बताएगा कि आपका ग्राउंड वाटर इम्बेलेंस हो रहा है। तो पर आप यहाँ ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी वो हम अभी नहीं निकाले कि जितना कैपेसिटी है, मतलब अभी रन ऑफ हमारा 45 हो रहा है, तो उसमें से अभी हम और बढ़ा सकते हैं ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी। तो वो एक था। और दूसरा, ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट में सॉइल मॉइस्चर को कुछ अभी नहीं कंसिडर करे, सिर्फ हम कितना निकाल रहे हैं जैसे बोरवेल से या वेल से, वही कंसिडर किया है, यूज कितना किया है। यहाँ पे यही कंसिडर किया है, लेकिन आपके लिए जो हमारा अपग्रेडेड वर्जन जो है उसमें हम ये करेंगे कि सॉइल मॉइस्चर भी कितना है, और जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एनुअली आपकी एरिया की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है ग्राउंड वाटर रिसोर्स की, कि कितना Okay. रिचार्ज होके कितना पानी आपके पास एनुअली अवेलेबल है, उसमें से आप क्या पानी विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कितना विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई जो स्टोरेज है उसको यूज कर रहे हैं। आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगा कि आपके पास इतना ग्राउंड वाटर है, ओके, आप वो कर सकते हैं, लेकिन दैट विल लीड टू ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन। अभी वही हुआ है ना, मतलब जो जो प्रसून जी ने जो डेवलपमेंट की बात की कि 200% डेवलपमेंट या 158% डेवलपमेंट, तो वो 58% हमने कुछ स्टोरेज को निकाला है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि आपके पास क्या है और क्या आप उसमें इस्तेमाल करें, और जब उसी को आप एनुअली मैनेज करेंगे तो फिर वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। डेफिनेटली वो उतना नहीं होगा, लेकिन आप स्टोरेज में से 10% 20% आप निकालो, अगर आपके तो पास फिर अभी रन ऑफ एस्टिमेशन यहाँ 45 है, और वाटर बैलेंस हमारा -16 है। तो हम रन ऑफ में से कितना सरफेस और ग्राउंड वाटर में शिफ्ट कर सकते हैं, ये कैसे है अभी हम यस यस बनाना। यस, कितना आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज को ऑगमेंट करेंगे आर्टिफिशियल, ये नेचुरली इतना हो रहा है, तो आप कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाएंगे तो उतना आपके पास ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, समझ लीजिए सेलो एक्वीफर है, कुएं खाली हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या फर्दर डेवलपमेंट की बात करेंगे। फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पे हम कर सकेंगे कि जहाँ पे डीप एक्वीफर्स है, हाँ, कि जैसे सैंडस्टोन है, अभी उसकी थिकनेस 300 फीट है, ओके, और अगर सरफेस से ही, और हमारा वाटर टेबल जो है वो 150 पे है, तो हम ये समझेंगे कि 150 फीट का एक्वीफर जो है वो भरा पड़ा है हमारे पास। तो वो आपकी टोटल कैपेसिटी हो गई, और उसमें जो एनुअली जो प्लस होता है उसके सामने आप डिमांड को मैनेज करो। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये अवेलेबल है, तो वो एवरी ईयर अवेलेबल नहीं है, ये टोटल अवेलेबिलिटी है। तो उसकी ओके। जो एक्वीफर की जो हेल्थ है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, वो बातें आती हैं। तो इसका मतलब अभी ये 16.49 जो दिख रहा है, तो उसमें से हम 7 हम ग्राउंड वाटर कैलकुलेट कर, मतलब रिचार्ज कर सकते हैं, तो बाकी का 10 का डेफिसिट है तो हम सरफेस वाटर पे फोकस करेंगे, मतलब वो नहीं, 2.23 सारा का का वो। सारा सारा का सारा आप सप्लाई मैनेजमेंट से नहीं कर सकते, ये जो ओके, एग्रीकल्चर डिमांड डिमांड है डिमांड भी उसको कम reduce करने करना के लिए भी काम करना पड़ेगा, मतलब जितना इसमें से बैलेंस 16 में से डिमांड में कितना कम कर सकते हैं वो भी फोकस करेंगे। जैसे आपने एग्रीकल्चर का 32 का वो कम कर सकते हैं, तो वो भी फोकस कर सकते हैं। ओके। ओके, तो ये दूसरा अप्रोच था। से ना वो टेबल वापस लाइए। एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आया, मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए, आपका डेफिसिट तो -16.94, ऑलमोस्ट -17 MCM है, लेकिन आपका रन ऑफ है वो 45 है। तो आप अभी आपके पास बहुत स्कोप है सप्लाई साइड को कुछ करने का और उसको ठीक से करने का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका वाटर बैलेंस जितना डेफिसिट बता रहा है, रन ऑफ उससे कम होता है। ये भी केसेस हो सकते हैं। तब तो आपके पास स्कोप बहुत सारे नैरो डाउन, मतलब कुछ, मतलब आपके हाथ पैर बन जाते हैं। आपको डिमांड ही रिड्यूस करनी पड़ेगी इस पूरी प्रक्रिया को। तो ये आप समझ लीजिए कि हर वक्त ऐसे सिनारियो नहीं रहते हैं। जैसे मैं और आपको बताऊं, हम आपका ये रन जो ऑफ का टेबल भी, था, मतलब आगे भी रन ऑफ का भी कुछ पार्ट ही हम मतलब ये कर सकते हैं ना सप्लाई साइड में ये ये टेबल वहाँ इंटरवेंशन। पे शैलेश भाई जो आपने बोला है वहां पे ये टेबल काम आएगा कि अगर आपका सीवियरली डेफिसिट है तो आप क्या करेंगे। ये सच है, आप कुछ बता रहे थे। मैं बोल रहा था कि अभी इधर 70 का डेफिसिट दिख रहा है और हमारा रन ऑफ 45 है।
पर अभी ऐसा होगा कि रन ऑफ भी 20 या 70 है, तो हम रन ऑफ का कुछ ही पार्ट सप्लाई साइड या इसमें इंटरवेंशन में ट्रांसफर कर सकते हैं रिचार्ज करने के लिए, या सरफेस वाटर पूरा का पूरा तो नहीं यूज कर सकते, वाटर साइकिल का वो भी पार्ट होगा ना। तो वो भी थोड़ा कैसा कितना करना चाहिए। रन ऑफ अभी 45 है, तो हम जनरली ऐसा उम्मीद है कि रन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब वो पानी सब बह के निकल जाए, तो वो यूज नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा कितना रन ऑफ में से कितना करना चाहिए और कितना जाना चाहिए, वो भी थोड़ा आगे आएगा या कैसा होगा। यस। लेकिन अजय जी, आपका जो जो क्वेश्चन है, मैं क्योंकि इस एक बार मैंने भी यही मतलब इसी तरह के कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी में मैं बहुत सारा रन ऑफ हार्वेस्ट करने का कुछ प्लान बना रहा था, तो कुछ विद्वान लोगों के साथ ये डिस्कस किया। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरी समझ में आई कि हमें ये देखना है कि रन ऑफ वाटर का इकोलॉजिकल यूज मतलब क्या है, वो इकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ज्यादा रन ऑफ हार्वेस्ट करने में हम इकोलॉजी की उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिसकी वजह से बाद में और नए प्रोजेक्ट्स हमें बनाने पड़े। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि हमें कितना, एक तो है कि टेक्निकली आप कितना कर पाएंगे, फिजिकली आपके पास कितनी जगह है कि आप कितना रन ऑफ को हार्वेस्ट करें। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो रन ऑफ वाटर है वो एक इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो बाकी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आपको आगे चल के कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ, इससे ज्यादा हम ना करें। एंड वन मोर थिंग, मुझे ये बताना था, आई जस्ट वांटेड टू ऐड, रन ऑफ, हमारा जो रन ऑफ है शायद वो आगे जाके किसी और विलेज का यस इनपुट सोर्स भी होता होगा। यस यस। हाँ, हाँ, वही वही वही, important है। क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा कुछ हुआ है कि एक ही विलेज में पूरा रन ऑफ ये कर लिया, तो नीचे पानी नहीं जा रहा, तो फिर वो आगे अलग प्रॉब्लम हो गया ऐसा। तो आप जो बोल रहे हैं वो मैंने देखा है कुछ विलेज में ऐसा। इसीलिए अजय, जो आपका क्वेश्चन था ना कि आपको क्लस्टर कैसे डिफाइन करना है, अगर जब उस साइट पे जब वाटर प्लानिंग हो रहा था, अगर उस टाइम पे उसके डाउनस्ट्रीम के विलेजेस भी उस स्टडी का पार्ट होते तो ये नहीं होता, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन था सजना मैम की, अभी हम रन ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने एक पढ़ा था कि रन ऑफ मतलब जो बेसिन है या जो कुछ एरिया है उधर बायोडाइवर्सिटी के लिए भी कुछ पानी ये होता है, तो वो कैलकुलेशन भी हम करते हैं क्या इसमें? नहीं, उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नहीं है। बायोडाइवर्सिटी पे जो जाता है वो नेचुरली अपने हिसाब से मैनेज होता है, ठीक है ना, उसमें हमारा कोई पर वो रन ऑफ से ही रोल। मतलब अभी पूरा हम रेनफॉल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट अभी हम निकाल रहे हैं कि रन ऑफ इतना हो रहा है, तो उसमें से ही होगा ना वो, ऐसा ऐसा मुझे वो लग रहा है, पता नहीं मुझे समझ टेक्निकली लीजिए क्या है। एक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो वाटर से या वो सिस्टम में आ रहा है, उसमें से वाई अमाउंट रन ऑफ हो रहा है, तो एक्स माइनस वाई कुछ पार्ट जो है वो उस वाटरशेड में रहता है, उस एरिया में रहता है। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सरफेस वाटर पे हार्वेस्ट होता है, सॉइल मॉइस्चर में जाता है। और सॉइल मॉइस्चर जैसे हम एग्रीकल्चर में कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर की डिमांड है उसमें रेनफॉल से जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्व्ड है, तो सिमिलरली जो अदर एरियाज है लाइक ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट है या अदर बायोडाइवर्सिटी है, उसमें भी कंजर्व होता होगा ना, और वहां पे ज्यादा अच्छे से होता होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर उस पे वेजिटेशन है, तो जहाँ पे वेजिटेशन होता है वहां पे ज्यादा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है, इसीलिए वहां पे वो ग्रो होता है ना। जो या ओके, फिर हाँ हाँ हाँ, बड़े वही ट्रीज है तो वो सेलो एक्वीफर में से, सॉइल एक्वीफर जो है उसमें से पानी लेके ग्रो करते हैं, तो उसको मैनेज करना है, लेकिन वो नेचुरली होगा, उसको हमें कोई इरिगेशन या उसकी डिमांड को कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन डेफिनेटली हाँ। जब हम रन ऑफ को हार्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो जो 100% हमें नहीं करना चाहिए, तो वो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जो नीचे के डाउनस्ट्रीम के विलेजेस में है, लेकिन वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसमें भी जाना चाहिए। लाइक आप अगर हम पूरी नदी के एंड पे चले जाओ, ठीक है ना, कि जहाँ पे वो समुद्र के जाए, तो क्या वहां पे 100% हमें रन ऑफ को कैच करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसके डाउनस्ट्रीम में तो कोई और विलेज नहीं होगा, क्योंकि फिर दरिया आ जाता है, समंदर आ जाता है, तो भी वहां पे पानी जाने देना चाहिए, क्योंकि वहां पे मरीन इकोसिस्टम है। सैलिनिटी हाँ। की अगर बात करें तो ये हर एक जगह पे लागू होगा, लेकिन उसकी डिमांड या उसको मैनेज करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारी जो डिमांड और डिमांड ओवरसीज नीड जो है, कि एक्चुअल नीड क्या होनी चाहिए, उसको हमें सेटिस्फाई करना है, उसको सस्टेनेबल वे से मैनेज करना है।
हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने क्यों पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ में महाराष्ट्र में मैं जिस एरिया में काम करता हूँ पालघर, और वहाँ तो रेनफॉल 2500 mm तक है। तो वहाँ ऐसा इनका ये ऐसा कैलकुलेशन है कि वहाँ से बहुत ज्यादा वाटर सी में जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो वो अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो उठा के, जैसे हमारे यहाँ मराठवाड़ा है वहाँ रेनफॉल कम है, तो वहाँ से उठा के यहाँ लाने का प्लान कर रहे थे। इसलिए मैंने वो थोड़ा पूछा कि वो रन ऑफ के कैलकुलेशन से ही कर रहे, तो वो बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उस एरिया में इतना बारिश है, इसका मतलब बाकी बायोडाइवर्सिटी का भी कुछ कैलकुलेशन है, जैसे हर एक बेसिन का अलग होगा। तो इसलिए मैंने पूछा बस। आपको पता हो तो ये बोलेंगे कि गुजरात में तो खास है कि खेतरનું पानी खेतરમાં, मतलब फार्म लैंड में जो पानी है वो वहीं पे रोकना चाहिए। वो समझ में आया, क्योंकि आपका 100% लैंड जो है वो आपकी फार्म लैंड नहीं है, ठीक है ना। फार्म लैंड एरिया थोड़ा है, मतलब जो भी है 30-40%, 50-60%। बाकी का जो बैरन लैंड है उसका पानी तो बह के नदी में जाएगा। और फिर फार्म लैंड का पानी 100% तो वो भी आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि वो फार्म बंड है या फार्म पॉन्ड बना, उससे आप मैक्सिमम मॉइस्चर को कंजर्व करके रखो, वो बात है। बाकी 100% तो आप एक कोई फार्म लैंड ले लेना और उसमें कितना बारिश आती है और उसका क्योंकि फ्लैट होगा तो एक कैटेगरी का वाटर सेट करके आप देखना कितना पानी उसमें से रन ऑफ जनरेट होगा, और वो आप कहाँ हार्वेस्ट करेंगे। वहां पे पूरा का पूरा तालाब बना दो तो चलेगा, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है, नेचुरली ही पॉसिबल नहीं है। और अजय जी, आपने जो पालघर और हाई रेनफॉल का और समंदर में पानी जाने का एग्जाम्पल दिया, तो देखिए ऐसा है कि जब नदी समंदर में मिलती है तो वहां पे एक ब्रेकिश वाटर का एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। वो एक्चुअली मरीन इकोसिस्टम नहीं है, वो एक्चुअली ब्रेकिश वाटर का इकोसिस्टम है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि अच्छे मैंग्रोव, फ्लरिशिंग मैंग्रोव वहां पे ग्रो होते हैं। और ये भी समझा गया है कि जो मरीन लाइफ है उसमें से ज्यादातर लाइफ अपना एग लेइंग के लिए या उसका जुवेनाइल को रेयर करने के लिए उस तरह के इकोसिस्टम्स को पसंद करते हैं, उसके बाद वो डीप सी वाटर में जाते हैं। तो अगर सभी पानी को रोक लिया तो होगा क्या कि ये जो मरीन, ये जो ब्रेकिश एस्चुरियन इकोसिस्टम्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्चुअली डीप सी वाटर में जो लाइफ जो है वो भी एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब एक्चुअली जुड़ा हुआ है। मतलब आप 100% करने की कोशिश करेंगे तो एक जगह पे फायदा दिखेगा, दूसरी जगह पे नुकसान दिखेगा। और मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि जहां पे आपने पानी को रोका है वहां पे भी कुछ दूसरे किस्म के प्रॉब्लम दिखने शुरू हो जाएंगे, वाटर लॉगिंग वगैरह के। यस यस। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। 2-3 चीज बाकी है, लेकिन उसको हम ऐसा है तो बाद में देखेंगे। ये मतलब जब एट स्केल हमको काम करना है, अगर गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करती है, जो अटल भूजल का जो एक्सपीरियंस है, तो अगर हमें एट स्केल पे लेके जाना है तो वो क्या अप्रोच लेने में आया था उसकी बात है। यहाँ पे वो योजना की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसका अप्रोच जो है वो क्या था, उसको हम ऐसा है तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। शैलेश भाई, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से तो नहीं है। एनीबॉडी एल्स? ओके।